मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम इस पियानो को बजाओ। संगीत करोड़पति ने नंगे पांव खड़े लड़के को देखकर ठाके लगाए। उसे नहीं पता था कि वह गलत व्यक्ति के साथ शर्त लगा रहा है और सब कुछ हार जाएगा। 5 करोड़ रुपए। संगीत राजीव खन्ना की आवाज कॉन्टिनेंटल होटल के हॉल में बिजली की तरह गूंज उठी। 300 सिर एक ही समय में मुड़े। सभी की निगाहें पियानो के पास खड़े नंगे पांव लड़के पर टिकी थीं। 1.5 करोड़ रुपए का स्टेनवे संगीत। रोहन 11 साल का था। थालियां ढोने से उसके हाथ गंदे थे और उसकी मां के सिले हुए कपड़े पहने हुए था। उसने अभी एक गलती की थी। इवेंट के सबसे महंगे पियानो की एक कुंजी बजा दी थी और अब शहर के सबसे क्रूर व्यवसायी ने उसे सार्वजनिक तमाशा बना दिया था। अगर तुम कुछ भी बजा सकते हो, कुछ भी जो इस पियानो पर पहचानने योग्य हो। राजीव एक शार्क की तरह मुस्कुराया जिसे खून की गंध आ गई हो। मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा। ठहाके गूंज उठे, फोन उठ गए। सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा था। यह किसी न किसी तरह से वायरल होगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए, राजीव की आवाज स्टील की तरह ठंडी हो गई, तो तुम सबके सामने स्वीकार करोगे कि कुछ लोग महानता के लिए पैदा हुए हैं और कुछ सेवा करने के लिए। उस हॉल में कोई नहीं जानता था कि गंदे पैरों वाला गरीब लड़का एक रहस्य छुपाए हुए था जो उस कमरे में हर अहंकार को नष्ट करने वाला था। 30 मिनट पहले रोहन शाम 6 बजे अपनी मां प्रिया के साथ होटल आया था। वह कैटरिंग सेवा में काम करती थी। 8 साल से थालियां ढो रही थी, मेजें साफ कर रही थी, अदृश्य बनी हुई थी। रोहन उसके साथ रहता था क्योंकि उसे कहीं और छोड़ने वाला कोई नहीं था। स्कूल बंद हो गया था जब उसके पिता के मेडिकल कर्ज ने सब कुछ निगल लिया था। रोहन के पिता संजय एक पेशेवर संगीतकार थे, कीबोर्डिस्ट जो रिकॉर्डिंग, शादियों, कॉरपोरेट आयोजनों में बजाते थे, जब तक कि एक सड़क दुर्घटना में उनकी 2 कशेरुकाएं फ्रैक्चर नहीं हो गईं। अब वह घरेलू उपकरण ठीक करते थे, दर्द को सहनीय बनाए रखने वाली दवाइयों के लिए मुश्किल से कमाते थे। बेटा, प्रिया ने उस शाम फुसफुसाते हुए कहा जब वे हॉल तैयार कर रहे थे, उस पियानो से सावधान रहना, वह बहुत महंगा है, उसके पास मत जाना। लेकिन रोहन खुद को रोक नहीं पाया। वह एक स्टेनवे मॉडल डी था, वही मॉडल जो उसके पिता की पुरानी पत्रिकाओं से कटी तस्वीरों में था। सपने की तस्वीरें जो कभी पूरी नहीं हुई। यह आयोजन राजीव की सबसे बड़ी जीत का जश्न मना रहा था। 250 करोड़ रुपए का एक रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट। उसने शहर के सभी अभिजात वर्ग को अपनी शान दिखाने के लिए आमंत्रित किया था। देवियों और सज्जनों, राजीव ने अपनी 50 साल पुरानी विस्की का ग्लास उठाया। आज हम उन लोगों का जश्न मनाते हैं जो सफल होने के लिए पैदा हुए हैं, जो बिना किसी माफी के वह लेते हैं जो वे चाहते हैं। तालियां स्वतः स्फूर्त खोखली थीं और इस खास शाम के लिए मैंने प्रोफेसर आनंद शर्मा को अनुबंधित किया है, सबसे बेहतरीन पियानो वादक जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है। 20 मिनट के लिए 2.5 लाख रुपए। इतालवी उस्ताद तैरते हुए आए, बेदाग सूट। वह श्रद्धा से स्टेनवे के सामने बैठ गए। जब उन्होंने चोपिन का नॉक्टर्न नंबर 2 बजाना शुरू किया, हॉल मंत्रमुग्ध हो गया। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। वह यह टुकड़ा जानता था। उसके पिता इसे घर पर रखे सस्ते कीबोर्ड पर बजाते थे। उन दुर्लभ रातों में जब दर्द इतना तीव्र नहीं होता था, आंसू रोहन के गालों से बहने लगे, दुख के नहीं बल्कि उस अवर्णनीय भावना के जो केवल शुद्ध सुंदरता पैदा करती है। उसकी उंगलियां हवा में अपने आप चलने लगीं, हर नोट का पीछा कर रही थीं। जब प्रोफेसर आनंद समाप्त हुए तो तालियां गड़गड़ा रही थीं। पियानो खुला रह गया, खाली इंतजार कर रहा था। रोहन के पैर अपने आप चलने लगे। वह मंत्रमुग्ध होकर स्टेनवे के पास पहुंचा, इतना करीब कि वह अपनी विकृत परछाई को चमकदार काली सतह में देख सकता था। उसने एक उंगली बढ़ाई, एक कुंजी दबाई, मध्यम सा नोट एकदम सही, क्रिस्टल सा स्पष्ट गूंजा, उसके टूटे हुए कीबोर्ड से इतना अलग कि वह लगभग फिर से रो पड़ा। ओए तुम, एक वेटर ने उसे क्रूरता से भुजा से पकड़ा। तुम खुद को क्या समझते हो? यह पियानो तुम्हारी पूरी जिंदगी से ज्यादा का है। रोहन घुटनों के बल गिर पड़ा। संगमरमर से टकराने से उसकी सांस अटक गई। आंसू अपने आप बह निकले। आधा दर्द, आधा अपमान। माफ करना, मैं बस चाहता था। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या चाहते थे। तुम जैसे बच्चे थालियां ढोते हैं, 1.5 करोड़ रुपए के पियानो नहीं बजाते। पूरा हॉल अजनबियों के दुख में उस असहज आकर्षण के साथ देख रहा था जब आपको पता होता है कि यह आपको नहीं छुएगा। प्रिया अपने बेटे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन एक और वेटर ने उसे रोक दिया। वह सिर्फ असहाय होकर देख सकी। और तभी राजीव को अपना अवसर दिखा। वह धीरे धीरे उठा, पल का स्वाद लेते हुए। लड़के की हताशा में कुछ ऐसा था जो उसे मनोरंजक लगा। रुको, उसकी आवाज हवा को चीर गई। वेटर ने तुरंत रोहन को छोड़ दिया। जब राजीव खन्ना बोलते थे तो सभी आज्ञा मानते थे। रोहन ने अपनी भुजा को रगड़ा
जहां उंगलियों ने लाल निशान छोड़े थे। उसने व्यवसायी की ओर देखा, यह नहीं जानते हुए कि इससे सब कुछ बेहतर होगा या बदतर। तुम्हें पियानो पसंद है लड़के? जी साहब। क्या तुम बजाना जानते हो? रोहन हिचकिचाया। मेरे पिताजी ने मुझे दुर्घटना से पहले कुछ चीजें सिखाई थीं। तुम्हारे पिताजी? राजीव हंसे। दूसरे भी उनके साथ गीदड़ की तरह हंसे। और उन्होंने कहाँ सीखा? गरीबी के संगीत विद्यालय में। और हंसी? रोहन ने हर हंसी को चाकू की तरह महसूस किया। वह पेशेवर संगीतकार थे साहब। वह रिकॉर्डिंग में बजाते थे, जब तक कि एक दुर्घटना। कितनी दुखद। राजीव ने बिना किसी सहानुभूति के बात काटी। लेकिन क्या तुम थोड़ा बहुत बजाना जानते हो? थोड़ा बहुत? राजीव नाटकीय रूप से अपने मेहमानों की ओर मुड़े। लड़का थोड़ा बहुत जानता है। ठहाके हॉल में भर गए। दिया, राजीव की सहायक, शर्म से आंखें बंद कर लीं। कई मेहमानों ने फोन निकाल लिए, यह समझते हुए कि कुछ यादगार होने वाला था। तो मेरे पास एक प्रस्ताव है। राजीव केंद्र की ओर चले। उनकी उपस्थिति ने पूर्ण ध्यान की मांग की। एक शर्त जिसे यह लड़का कभी नहीं भूलेगा। प्रिया खुद को छुड़ा पाई। वह रोहन के पास दौड़कर घुटनों के बल गिर गई। मेरे बेटे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। लेकिन राजीव पहले से ही बोल रहे थे। उनकी आवाज हॉल की उत्तम ध्वनिकी द्वारा प्रवर्धित थी। अगर यह लड़का इस पियानो पर कुछ भी पहचानने योग्य बजा सकता है तो मैं उसे 5 करोड़ रुपए दूंगा। खामोशी छा गई। 5 करोड़ रुपए एक अश्लील फॉर्तूना थी। 5 करोड़ रुपए। रोहन मुश्किल से इस संख्या को समझ पाया। 5 करोड़ रुपए, तुम्हारे परिवार की 20 साल की कमाई से भी ज्यादा। घर, डॉक्टर, स्कूल, सब कुछ। लेकिन आवाज जहरीली हो गई। अगर तुम असफल हुए, अगर तुमने सिर्फ शोर किया, तो तुम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करोगे कि कुछ लोग महानता के लिए पैदा हुए हैं और कुछ सेवा करने के लिए, कि तुम्हारी जगह थालियां ढोने की है। उन्होंने कोशिश की। यह उचित नहीं था। यह अवसर का भेष में क्रूरता थी। यह अनुचित है। दिया खड़ी हो गई। यह एक बच्चा है। यह एक बच्चा है जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिलेगा। राजीव मुस्कुराया। इसमें क्या गलत है? सब कुछ गलत था। लेकिन किसी और ने विरोध नहीं किया। प्रिया ने रोहन को गले लगाया। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। रोहन ने अपनी मां की ओर देखा। उसने उनकी समय से पहले की झुर्रियां देखीं, काम से खराब हुए हाथ, सारे त्याग। फिर उसने प्रवेश द्वार की ओर देखा, जहां संजय अभी पहुंचे थे। अपनी छड़ी के सहारे उनके चेहरे की हर रेखा पर दर्द अंकित था। 5 करोड़ रुपए। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी में 75 लाख रुपए लगते थे। भोजन, स्कूल, एक अलग जिंदगी। लेकिन इससे भी बढ़कर उसके सीने में कुछ जल रहा था। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह गरिमा थी। यह दिखाना था कि गरीब होने का मतलब कम होना नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं। हॉल में शोर मच गया। फुसफुसाहट, उद्गार। फोन की संख्या बढ़ रही थी। नहीं, प्रिया सिसकी। मां, मुझे यह करना होगा। संजय लंगड़ाते हुए पास आए, कठिनाई से घुटनों के बल बैठे, दर्द को नजरअंदाज करते हुए। बेटा, क्या तुम निश्चित हो? पिताजी, क्या आपको तारों का गीत याद है जो आपने मेरे लिए रचा था? संजय की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह गीत तुम में रहता है मेरे बेटे। मैंने उसे तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचते हुए लिखा था, और अगर मैं नहीं कर पाया तो हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। संजय ने अपने बेटे को गले लगाया। लेकिन मेरी बात सुनो, उस आदमी के लिए मत बजाओ, पैसे के लिए मत बजाओ। बजाओ क्योंकि संगीत तुम्हारी पहचान का हिस्सा है, क्योंकि तुम सुंदरता रचने के लिए पैदा हुए हो। रोहन ने सिर हिलाया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। क्रूरता के सागर में प्यार का एक द्वीप। राजीव ने व्यंग्यात्मक रूप से ताली बजाई। बहुत भावुक। शो के लिए तैयार? रोहन कांपते पैरों के साथ स्टेनवे की ओर चला। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। फुसफुसाहट उसके पीछे आ रही थी। यह दर्दनाक होगा राजीव, यह क्रूर है, लेकिन मुझे जिज्ञासा है। रोहन बैठ गया। बेंच बहुत ऊंची थी। उसके नंगे पांव मुश्किल से फर्श को छू रहे थे। उसके हाथ कुंजियों पर कांप रहे थे। उसके नाखूनों के नीचे की गंदगी उत्तम हाथी दांत के खिलाफ अश्लील लग रही थी। एक पल के लिए दहशत ने उसे लकवाग्रस्त कर दिया। वह क्या सोच रहा था? तभी उसने आंखें बंद कर लीं। उसने दुर्घटना से पहले अपने पिता को याद किया, मुस्कुराते हुए जब वह उसे बुनियादी कॉर्ड सिखा रहे थे। संगीत उपकरण में नहीं है मेरे बेटे, यह दिल में है। उसने अपनी मां को लोरी गाते हुए याद किया जब वे भूख के कारण सो नहीं पाते थे। उसने हर त्याग, हर आंसू, हर पल को याद किया जहां उसके परिवार ने साबित किया कि गरिमा अनमोल है। और तभी उसने बजाना शुरू किया। पहली नोट्स डरी हुई थीं। उसकी उंगलियां उपकरण का अन्वेषण कर रही थीं, लेकिन उन पहले कुछ सेकंड के बाद कुछ बदल गया। उसकी रीढ़ सीधी हो गई। उसकी उंगलियों को आत्मविश्वास मिला
और संगीत एक नदी की तरह बहने लगा जो अपना मार्ग खोज रही हो। उसने तारों का गीत बजाया। यह चोपिन नहीं था, यह तकनीकी रूप से जटिल नहीं था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसे कोई भी तकनीक नहीं बना सकती थी। आत्मा, इतिहास, दर्द और आशा मिश्रित। हॉल पूरी तरह से खामोश हो गया। प्रोफेसर आनंद की शिष्ट खामोशी नहीं, यह अलग था। वह खामोशी जब कोई चीज आपको इतनी गहराई से छूती है कि आप सांस लेना भूल जाते हैं। दिया ने अपने हाथों से मुंह ढंक लिया। आंसू बेरोकटोक बह रहे थे। 5 साल से ठंडे इवेंट्स में काम करते हुए उसने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। प्रिया घुटनों के बल गिर चुकी थी, प्रार्थना में हाथ जोड़े हुए थी। अपने बेटे को इतनी क्रूरता के बीच इतनी खूबसूरत चीज बनाते हुए देखकर वह टूट रही थी और ठीक भी हो रही थी। संजय अपने बेटे द्वारा बजाई गई अपनी ही रचना को सुनकर रो रहे थे। यह अपने दिल को अपने शरीर से बाहर धड़कते हुए सुनने जैसा था। रोहन ने 3 शाश्वत मिनटों तक बजाया। चरम पर उसकी उंगलियां असंभव गति और सटीकता के साथ उड़ रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं, आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ ठीक ठीक जानते थे कि कहां जाना है। अंतिम नोट सरल था, एक कॉर्ड जो एक आह की तरह फीका पड़ गया। कब्र की खामोशी। तभी किसी ने ताली बजाना शुरू किया। यह शिष्ट नहीं था, यह आंतरिक था, वास्तविक था। उन तालियों में से एक जो छाती से निकलती है, एक ताली जो दर्द देती है क्योंकि अंदर कुछ टूट गया था। दूसरे शामिल हो गए जब तक कि पूरा हॉल एक नंगे पांव लड़के के लिए खड़ा होकर ताली नहीं बजा रहा था, जिसने उनकी दुनिया के सभी नियमों को तोड़ दिया था। रोहन ने आंखें खोलीं। भ्रमित, अजनबियों के चेहरों पर आंसू देखकर वह उलझन में था। तभी उसने राजीव को देखा। व्यवसायी कागज की तरह पीला पड़ा था। उसका जबड़ा लटका हुआ था। उसकी व्यवस्थित दुनिया, जहां पैसा मूल्य निर्धारित करता था, अभी एक 11 साल के लड़के ने तबाह कर दी थी। श्री खन्ना, एक साथी ने टूटी हुई आवाज में कहा, यह बच्चा असाधारण है। राजीव बोल नहीं पा रहे थे। दिया पास आई। उसकी आवाज ठंडी थी। उसने अपना हिस्सा निभाया। उसने कुछ पहचानने योग्य बजाया, पहचानने योग्य से भी बेहतर। क्या आप अपना हिस्सा पूरा करेंगे? 5 करोड़ रुपए। हम सब गवाह हैं। एक और साथी ने जोड़ा, हम सब ने इसे रिकॉर्ड किया है। आपने भगवान और हम सबके सामने 5 करोड़ रुपए का वादा किया था। राजीव बाहर निकलने के रास्ते जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं था। मुझे अपने वकीलों की जरूरत है। इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। दिया ने स्टील की तरह कहा, आपने वादा किया था, बच्चे ने पूरा किया। या तो आप जुबान के पक्के आदमी हैं या आप एक क्रूर झूठे हैं। दिया, याद रखो तुम्हारा वेतन कौन देता है, अब आप नहीं। उसकी आवाज नहीं कांपी। मैं इस्तीफा देती हूं। मैं ऐसे किसी के लिए काम नहीं कर सकती जो ऐसा करने में सक्षम हो। हॉल सदमे में था। सार्वजनिक इस्तीफा एक ऐसी घोषणा थी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। कई मेहमानों ने धमकी भरे अंदाज में फोन निकाले। संदेश स्पष्ट था, या तो भुगतान करो या दुनिया को पता चलेगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति परिवार के पास आया। मेरा नाम डॉ. विक्रमजीत सिंह है। मैं राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय का निदेशक हूं। प्रिया तनाव में आ गई। हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं यहां हूं। एक पूरी छात्रवृत्ति देने के लिए, सब कुछ शामिल, बिना किसी लागत के। उन्होंने रोहन को वास्तविक सम्मान के साथ देखा। 40 साल के अध्यापन में मैंने यह वरदान शायद 3 बार देखा है। संगीत के साथ वह भावनात्मक जुड़ाव सिखाया नहीं जाता। या तो आपके पास है या नहीं, और रोहन के पास है। उन्होंने अपना कार्ड बढ़ाया। अभी निर्णय न लें, लेकिन देर न करें। दुनिया को सुनने की जरूरत है कि आपका बेटा क्या कह सकता है। वह राजीव की ओर मुड़े। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वादा निभाएंगे, लेकिन आपने 5 करोड़ रुपए से भी कुछ अधिक मूल्यवान खो दिया है। क्या? राजीव ने कड़वाहट से पूछा। आपकी मानवता। यह क्रूर नहीं था, बस दुखद था। मुझे उम्मीद है कि आप इसे देर होने से पहले पालेंगे। हॉल खाली होने लगा। मेहमान बाहर जा रहे थे। सभी बातें कर रहे थे। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। क्या आपको लगता है कि वह भुगतान करेगा? सब रिकॉर्ड हो गया है। अगर वह भुगतान नहीं करता तो उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। प्रिया, संजय और रोहन गले मिले रहे। उनके पास राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय का कार्ड था। 5 करोड़ रुपए की संभावना हवा में तैर रही थी, और यह निश्चित था कि सब कुछ अभी अभी बदल गया था। क्या हम घर चलें? रोहन ने थके हुए अंदाज में पूछा। हाँ मेरे प्यार। वे कॉन्टिनेंटल होटल से रात की ताजी हवा में निकले। शहर की रोशनी उदासीनता से टिमटिमा रही थी, यह नहीं जानते हुए कि कुछ मौलिक बदल गया था। एक गरीब परिवार ने साबित कर दिया था कि मानवीय मूल्य पैसे से नहीं मापा जाता। एक बच्चे ने साबित कर दिया था कि प्रतिभा वहां मौजूद होती है जहां कोई नहीं ढूंढता, और एक क्रूर व्यक्ति को खुद को आईने में देखने के लिए मजबूर किया गया था। राजीव खाली हॉल में अकेले रह गए। खुला स्टेनवे उसे दोषी ठहरा रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला। उसने अपने वकील को फोन किया। आलोक, मैं राजीव हूं।
मैंने एक बच्चे के साथ 5 करोड़ रुपए की शर्त लगाई थी और हार गया। खामोशी। हे भगवान, तुम क्या सोच रहे थे? मुझे नहीं पता। मैं इससे कैसे निकलूं? अगर यह दस्तावेजित है जैसा तुम कहते हो तो कानूनी रूप से बहुत कम रास्ते हैं। जब उसने फोन रखा तो राजीव ने खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखा। वह उस आदमी को नहीं पहचान पाया जो उसे वापस देख रहा था। उसकी मां की छवि उसके मन में उभरी, अपने अंतिम वर्षों में आरामदायक नहीं, बल्कि जैसी वह तब थी जब वह बच्चा था, दूसरों के फर्श साफ करते हुए घुटनों के बल। संगीत एक उपहार है मेरे बेटे, वह उसे कहती थी जब वह अपने पुराने पियानो पर अभ्यास करता था। इसे पैसे के लिए बर्बाद मत करो। लेकिन उसने सुना नहीं था। उसने पियानो छोड़ दिया था क्योंकि यह पर्याप्त पैसा नहीं देता था। और अब एक 11 साल के लड़के ने उसे दिखाया था कि उसने उस विनिमय में क्या खो दिया था। उसका फोन कंपन किया। उसकी बहन का स्पेन से संदेश। मैंने वीडियो देखे, मां टूट जाती। उसके मुख्य साथी का एक और संदेश, हमें तुम्हारे आचरण के बारे में बात करने की जरूरत है, यह हमारे सभी परियोजनाओं को प्रभावित करता है। एक पत्रकार का एक और संदेश, पियानो वादक बच्चे वाली घटना पर टिप्पणी, 1 घंटे में मेरी डेडलाइन है। फोन बजना बंद नहीं हो रहा था। पूरी दुनिया राय दे रही थी, न्याय कर रही थी, इंतजार कर रही थी। राजीव पियानो की बेंच पर बैठ गया, एक कुंजी दबाई, मध्यम सा, वही जिसे रोहन ने बजाया था। खाली हॉल में आवाज बिल्कुल सही गूंजी और 25 सालों में पहली बार उसे सचमुच रोने का मन हुआ, वास्तविक नुकसान के आंसू। वह कौन था? वह कौन हो सकता था? उसका फोन फिर से कंपन किया। उसने एक फैसला लिया, या उसने उसे लेने की कोशिश की, लेकिन वह फैसला और उसके परिणाम सुबह होने तक इंतजार करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ फैसले अंधेरे में लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ फैसले यह परिभाषित करते हैं कि हम कौन हैं, और राजीव खन्ना यह जानने वाले थे कि क्या उसके पास अभी भी कोई आत्मा बची है जिसे बचाया जा सके, या उसने उसे इतने समय पहले बेच दिया था कि अब बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शहर में कहीं एक बच्चा अभी भी हाथों में यादों के साथ कांपते हुए सो रहा था, यह नहीं जानते हुए कि कल जीवन में बदलाव लाएगा या केवल एक और निराशा। दुनिया देख रही थी। कैमरों ने सब कुछ कैद कर लिया था। वीडियो वायरल हो रहे थे और सवाल हवा में एक अधूरे राग की तरह तैर रहा था। राजीव क्या चुनेगा? पैसा या आत्मा, क्रूरता या मुक्ति? जवाब आएगा, लेकिन उस रात नहीं। सुबह सिल्वा परिवार के लिए अलग तरह से आई। सालों में पहली बार प्रिया पेट में चिंता की गांठ के बिना जागी, यह सोचते हुए कि वे बिलों का भुगतान कैसे करेंगे। सूरज की रोशनी उनके छोटे से अपार्टमेंट की टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन सब कुछ अधिक उज्जवल लग रहा था। रोहन अभी भी सो रहा था। उसके हाथ पतली चादरों पर फैले हुए थे, हाथ जिन्होंने पिछली रात 1.5 करोड़ रुपए का स्टेनवे बजाया था, हाथ जिन्होंने शायद, बस शायद, उनका भाग्य बदल दिया था। तुम सो नहीं पाई। संजय अपनी छड़ी के सहारे दरवाजे पर दिखाई दिए। उनके चेहरे की हर रेखा पर उनकी पीठ का दर्द स्पष्ट था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था। आशा, नाजुक, डरावनी, लेकिन वास्तविक। मुझे डर है कि यह एक सपना है संजय, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, कि मैं जागूंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। संजय उनके बगल में बेड पर बैठ गए, जो हर हरकत पर चरमरा रहा था। मैंने वीडियो देखे हैं प्रिया, उन पर पहले से ही 2 मिलियन से अधिक व्यूज हैं। यह वास्तविक है, 2 मिलियन। यह संख्या इतनी बड़ी थी कि यह संभव नहीं लग रही थी। और अगर वह भुगतान नहीं करता, वह सवाल जिससे दोनों पूरी रात बचते रहे थे, आखिर में बाहर आया। और अगर राजीव खन्ना भागने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं, तभी संजय ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। हमारे पास राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय का कार्ड होगा और हमें यह निश्चितता होगी कि हमारा बेटा असाधारण है। यह हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दोनों सच्चाई जानते थे। 5 करोड़ रुपए जीवित रहने और जीने, लगातार दर्द और सर्जरी के बीच का अंतर था, जो संजय को उसकी गतिशीलता वापस दिला सकती थी। एक अनिश्चित भविष्य और वास्तविक अवसरों के बीच का अंतर था। प्रिया का फोन कंपन किया। एक अज्ञात नंबर, श्रीमती सिल्वा। दूसरी तरफ की आवाज पेशेवर स्त्री थी। मैं सोफिया राय हूं, फर्स्ट इम्पैक्ट न्यूज से। हम आपसे पिछली रात जो हुआ उसके बारे में इंटरव्यू करना चाहेंगे। प्रिया का फोन लगभग छूट गया। मेरा इंटरव्यू? आपका बेटा इस समय की कहानी है। 5 मिलियन व्यूज वाले वीडियो, सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंडिंग। पूरा देश रोहन के बारे में बात कर रहा है। 5 मिलियन संख्या पिछले कुछ घंटों में बढ़ गई थी। क्या हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए 1 लाख रुपए का ऑफर दें? आपके समय का 1 घंटा। 1 लाख रुपए वह था जो वह 3 महीनों में कमाती थी। मुझे सोचने दो। जब उसने फोन रखा तो संजय उसे जटिल भाव से देख रहा था। वे हमें ढूंढ रहे हैं। हाँ, प्रिया ने अपनी कनपटियों को रगड़ा। यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
कॉन्टिनेंटल होटल में राजीव खन्ना बिल्कुल नहीं सोए थे। वह अभी भी इवेंट हॉल में थे, अभी भी अपने सिकुड़े हुए सूट में खाली व्हिस्की के गिलासों से घिरे हुए थे। खिड़कियों में उनका प्रतिबिंब एक ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा था जो एक रात में 10 साल बूढ़ा हो गया था। उनका फोन फट गया था, सैकड़ों कॉल, हजारों संदेश, उनका वॉइस मेल भरा हुआ था। उनके सोशल मीडिया जो आमतौर पर उनकी परफेक्ट जिंदगी दिखाते थे, अब युद्ध का मैदान थे। कायर लड़के को पैसे दो, मेरी माँ भी उनके जैसी घरों में साफ सफाई करती थी, तुम शर्मनाक हो, अगर तुम अपना वादा नहीं निभाओगे तो हम तुम्हारे हर बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। रोहन के लिए न्याय विश्व स्तर पर ट्रेंड कर रहा था, दुनिया देख रही थी। आलोक, उनके वकील, सुबह 6 बजे गहरे आंखों के नीचे काले घेरे और उदास भाव के साथ पहुंचे थे। राजीव, उन्होंने बिना किसी प्रस्तावना के कहा, मेज पर एक फोल्डर गिराते हुए, हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी? विनाशकारी। आलोक ने फोल्डर खोला। आपके 3 मुख्य साथी आपातकालीन बैठक चाहते हैं। वे कहते हैं कि आपका अस्वीकार्य आचरण सभी संयुक्त परियोजनाओं की प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है। राजीव को पेट में ऐंठन महसूस हुई। वीडियो पर 8 मिलियन व्यूज हैं। आलोक ने निर्दयता से जारी रखा, यह अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में है। CNN, BBC, यूनिविजन। क्रूर करोड़पति प्रतिभाशाली बच्चे को अपमानित करता है, यही हेडलाइन है। वे अतिशयोक्ति कर रहे हैं। यह एक निजी शर्त थी। निजी? आलोक लगभग चिल्लाया। वहां 300 गवाह थे, सैकड़ों कैमरे। किस ब्रह्मांड में वह निजी है? राजीव अपनी कुर्सी पर धंस गए। और भी है। आलोक ने और कागजात निकाले। हमें भावनात्मक पीड़ा के लिए संभावित मुकदमे की सूचना मिली है। सिल्वा परिवार के लिए निःशुल्क वकीलों की कतार लगी है। वे मुझ पर एक शर्त के लिए मुकदमा नहीं कर सकते। शर्त के लिए नहीं, बल्कि एक नाबालिग के सार्वजनिक अपमान के लिए, शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने के लिए। आलोक रुक गए, राजीव को सीधे देखते हुए, एक क्रूर व्यक्ति होने के लिए जिसे हाई डेफिनेशन में रिकॉर्ड किया गया है। जो खामोशी छा गई वह भारी थी। मेरे क्या विकल्प हैं? राजीव ने अंततः पूछा। आपके पास 2 हैं। आलोक ने एक उंगली उठाई। 1, आप सार्वजनिक रूप से 5 करोड़ रुपए का भुगतान करें और ईमानदारी से माफी मांगे। अन्य 2.5 करोड़ रुपए बच्चों के कल्याण के लिए दान करें और शायद आप अपनी कुछ प्रतिष्ठा बचा सकें। और दूसरा विकल्प, आलोक आगे झुके, आप लड़ें। देश के सबसे अच्छे वकीलों को काम पर रखें, कानूनी तकनीकी बातों की तलाश करें, यह तर्क दें कि एक नाबालिग के साथ मौखिक अनुबंध अमान्य है। 2 साल तक कानूनी शुल्क में 1.5 करोड़ रुपए खर्च करें और अंत में आलोक आगे झुके। आप वैसे भी हार जाएंगे क्योंकि सबूत अकाट्य है और जनता की राय किसी भी न्यायाधीश के निर्णय लेने से बहुत पहले आपको नष्ट कर देगी। राजीव ने आंखें बंद कर लीं। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आपके पास कल रात विकल्प थे, जब आपने मनोरंजन के लिए एक बच्चे को अपमानित करने का फैसला किया था। उन शब्दों की सच्चाई ने राजीव को किसी भी चीज से अधिक गहराई से काटा जो उसने महसूस किया था। मुझे आपको कुछ और बताने की जरूरत है। आलोक ने अपनी टैबलेट निकाली और एक वेबसाइट दिखाई। किसी ने रोहन के लिए एक गो फंड मी अभियान शुरू किया है। प्रतिभाशाली पियानो वादक बच्चे की मदद करें। 12 घंटों में उन्होंने पहले से ही 20 लाख रुपए जुटा लिए हैं। राजीव ने वास्तविक समय में बढ़ते नंबरों को देखा। सैकड़ों लोग दान कर रहे थे। 50 रुपए, 100, 1000, कुछ तो 10, शून्य भी। समर्थन संदेश पृष्ठ को भर रहे थे। इस बच्चे ने मुझे रुला दिया, यह सबका हकदार है। मेरा दान ज्यादा नहीं है, लेकिन यह दिल से है। रोहन के संगीत का मूल्य उस क्रूर करोड़पति के सभी पैसे से अधिक है। मुझे उम्मीद है कि राजीव खन्ना यह देखेंगे और शर्म महसूस करेंगे। और राजीव ने महसूस किया, इतनी गहरी शर्म कि उसे सांस लेने में दर्द हो रहा था। आलोक, उसकी आवाज टूट गई। मैं यहां कैसे पहुंचा? मैं यह कब बन गया? वकील ने आह भरी। उसका भाव थोड़ा नरम पड़ गया। मुझे नहीं पता दोस्त, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि तुम कैसे पहुंचे, बल्कि यह है कि तुम अब क्या करने जा रहे हो। अपार्टमेंट में संजय और प्रिया के घर रोहन कमरे में आवाजों से जाग गया। वह अपनी आंखें मलते हुए उठा। अपने माता पिता को एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए पाया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह प्रोफेसर विक्रमजीत सिंह थे, राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय के निदेशक। शुभ प्रभात रोहन, प्रोफेसर गर्मजोशी से मुस्कुराए। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी नहीं आया, लेकिन पिछली रात के बाद मुझे व्यक्तिगत रूप से आना पड़ा। रोहन ने अपनी मां की ओर देखा, स्पष्टीकरण ढूंढते हुए। प्रोफेसर छात्रवृत्ति के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, प्रिया ने समझाया। उसकी आंखें रुके हुए आंसुओं से चमक रही थीं। डॉ विक्रमजीत सिंह ने अपना ब्रीफकेस खोला और आधिकारिक दस्तावेज निकाले। ये सिर्फ एक छात्रवृत्ति नहीं है रोहन,
यह राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय के असाधारण छात्र कार्यक्रम में तत्काल प्रवेश है। हम पूरे देश में प्रतिवर्ष केवल 3 छात्रों को स्वीकार करते हैं। रोहन धीरे धीरे बैठ गया, पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। इसमें शामिल है डॉ. विक्रमजीत सिंह ने दस्तावेजों से पढ़ा। पूरी फीस, सामग्री, वर्दी, घर पर अभ्यास के लिए व्यक्तिगत उपकरण, दैनिक परिवहन, 3 भोजन और हमारे सबसे प्रतिष्ठित शिक्षकों तक पहुंच। यह सब कितना महंगा है? संजय ने कांपती आवाज में पूछा। आमतौर पर प्रतिवर्ष 12.5 लाख रुपए, लेकिन रोहन के लिए शून्य। सब कुछ असाधारण प्रतिभा निधि द्वारा कवर किया गया है। प्रिया ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढंक लिया। कुछ और है? डॉ. विक्रमजीत सिंह ने एक और दस्तावेज निकाला। पिछली रात के वीडियो देखने के बाद मुझे अपने 3 सहयोगियों के फोन आए। पियानो शिक्षक जिन्होंने जूलियर्ड, बर्कली, वियना में पढ़ाई की है। सभी रोहन के साथ काम करना चाहते हैं। क्यों? रोहन ने छोटी आवाज में पूछा। मैंने तो बस एक गाना बजाया था। नहीं बेटे, डॉ. विक्रमजीत सिंह उसके स्तर पर बैठने के लिए घुटनों के बल बैठे। तुमने कुछ ऐसा किया जो दशकों के अनुभव वाले पेशेवर हमेशा हासिल नहीं कर पाते। तुमने लोगों को महसूस कराया, तुमने सच्चाई के साथ बजाया। यह किसी भी तकनीक से दुर्लभ है। संजय ने अपने बेटे को गले लगाया। आंसू बैरोकटोक बह रहे थे। अब तुमने सुना बेटे, यह किस्मत नहीं थी। तुम्हारे पास एक वास्तविक वरदान है। लेकिन मिस्टर राजीव का क्या? रोहन ने पूछा। क्या वह भुगतान करेगा या मुझे हमेशा के लिए नफरत करेगा? डॉ. विक्रमजीत सिंह ने प्रिया से निगाहें मिलाईं। यह हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, तुम्हारा भविष्य अब उस पर निर्भर नहीं करता है। छात्रवृत्ति के साथ या बिना छात्रवृत्ति के, 5 करोड़ रुपए के साथ या बिना उनके, तुम्हारे पास ऐसी प्रतिभा है जिसे दुनिया को सुनने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने मुस्कुराते हुए जोड़ा, वह गो फंड मी अभियान पहले से ही 25 लाख रुपए से अधिक जुटा चुका है। लोग तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं। रोहन नहीं जानता था कि क्या कहे। सब कुछ बहुत ज्यादा था, बहुत तेजी से। उसका फोन, एक पुराना उपकरण जो मुश्किल से काम करता था, कंपन किया। यह एक अज्ञात नंबर से संदेश था। मैं दिया हूं, सहायक जिसने कल रात इस्तीफा दे दिया था। मुझे आपसे बात करनी है। यह राजीव के बारे में है। यह जरूरी है। 2 घंटे बाद, कैफे सेंट्रल। दिया गहरी आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ छोटे कैफे में पहुंची। उसने अपनी रात अपने कार्यालय को पैक करने, 5 साल तक एक ऐसे व्यक्ति के लिए काम करने का हर निशान मिटाने में बिताई थी जिसका वह अब सम्मान नहीं कर सकती थी। प्रिया ने रोहन को साथ लाकर मिलने के लिए सहमति जताई थी। संजय घर पर ही रहे। उनकी पीठ का दर्द उस सुबह बहुत तीव्र था। आने के लिए धन्यवाद, दिया, प्रिया ने कहा जब वे बैठे। मुझे पता है कि आपके पास राजीव से जुड़े किसी पर भी भरोसा न करने के कारण है। आपने इस्तीफा क्यों दिया? प्रिया ने सीधे पूछा। दिया ने एक घूंट कॉफी पी, अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए। क्योंकि कल रात मैंने देखा कि वह वास्तव में कौन थे, और मुझे एहसास हुआ कि मैं 5 साल से उनकी क्रूरता की साथी बन रही थी। उसने अपनी टैबलेट निकाली और उन्हें कुछ दिखाया। ये कंपनी के आंतरिक ईमेल हैं। मैं चाहती हूं कि आप जानें कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। प्रिया ने पढ़ा। उसकी अभिव्यक्ति हर पंक्ति के साथ और अधिक गंभीर होती जा रही थी। ईमेल दिखाते थे कि राजीव कर्मचारियों को ईमेल द्वारा बर्खास्त कर रहे थे, परिवारों वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से इनकार कर रहे थे, साल के अंत के बोनस को रोक रहे थे, जबकि वह अपनी तीसरी लग्जरी कार खरीद रहे थे। आप हमें यह क्यों दिखा रही हैं? प्रिया ने पूछा। क्योंकि अगर राजीव लड़ने का फैसला करते हैं तो वह महंगे वकील नियुक्त करेंगे जो आपकी विश्वसनीयता को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि आपने सब कुछ योजनाबद्ध किया था, कि रोहन एक अभिनेता है, कि आप शुरुआत से ही पैसे की तलाश में थे। दिया आगे झुकी। मैं गवाही दे सकती हूँ कि यह झूठ है। मैं राजीव के क्रूर व्यवहार के पैटर्न दिखा सकती हूँ। मैं मदद कर सकती हूँ। आपको इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, सिवाय यह जानकर सोने की क्षमता के कि मैंने सही काम किया। दिया ने रोहन की ओर देखा। इस बच्चे ने मुझे याद दिलाया कि ईमानदारी क्यों मायने रखती है। मैं 5 साल की खामोशी को वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकती हूँ कि राजीव उसे और नुकसान न पहुंचाएं। प्रिया ने दिया को लंबे समय तक देखा। क्या वह भुगतान करेगा? दिया ने आह भरी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता। राजीव दीवार के खिलाफ हैं। उनके साथी उन पर दबाव डाल रहे हैं। मीडिया उन्हें नष्ट कर रहा है। इंटरनेट उनसे नफरत करता है। लेकिन मैं उस आदमी को 5 साल से जानती हूँ। सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना, इतनी राशि का भुगतान करना, मुझे नहीं पता कि उनका अहंकार इसकी अनुमति देगा या नहीं, और अगर वह भुगतान नहीं करता है तो हम उसे अन्य तरीकों से भुगतान कराएंगे। दिया ने एक कार्ड निकाला। यह मेरी दोस्त कविता देवी है।
वह नाबालिगों के अधिकारों में विशेषज्ञ वकील है, देश की सबसे अच्छी। मैंने पहले ही उससे बात कर ली है, वह आपका केस लड़ने को तैयार है, निःशुल्क। रोहन तब से चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अंततः उसने बात की, मैं मिस्टर राजीव को नष्ट नहीं करना चाहता। दोनों महिलाओं ने उसे आश्चर्य से देखा। मैं बस चाहता हूं कि वह अपना वादा पूरा करे। रोहन ने अपनी उम्र के लिए उस अजीब परिपक्वता के साथ जारी रखा। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि वादे मायने रखते हैं। अगर मिस्टर राजीव अपना वादा पूरा नहीं करते हैं तो वह किसी भी झूठे से बेहतर नहीं है, और यह गरीब होने से भी ज्यादा दुखद है। दिया को आंसू आते महसूस हुए। इस बच्चे में सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद भी करुणा थी। वह अभी भी मानवता को वहां देख रहा था जहां दूसरे केवल दुश्मन देखते। तुम खास हो रोहन, उसने टूटी आवाज में कहा। सिर्फ तुम्हारे संगीत के लिए नहीं। उसका फोन कंपन किया। उसने स्क्रीन पर देखा और पीली पड़ गई। यह राजीव है, वह मुझे फोन कर रहा है। प्रिया तनाव में आ गई। वह क्या चाहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाऊंगी। दिया ने स्पीकर पर डालकर जवाब दिया ताकि वे सुन सकें। दिया, राजीव की आवाज टूटी हुई लग रही थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करती। मुझे पता है और तुम सही हो, लेकिन मुझे कुछ करना है और मुझे नहीं पता कैसे। मुझे, उसकी आवाज टूट गई। मुझे इसे ठीक करना है, मुझे नहीं पता कैसे। दिया ने प्रिया की ओर देखा, जिसने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम क्या करना चाहते हो राजीव? मैं सिल्वा परिवार से मिलना चाहता हूं। मैं माफी मांगना चाहता हूं। उसने गहरी सांस ली। मैं वह भुगतान करना चाहता हूं जो मेरा बकाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं इसके लायक हूं या नहीं। रोहन ने प्रिया को रोकने से पहले फोन ले लिया। मिस्टर राजीव, मैं रोहन हूं। दूसरी तरफ पूरी खामोशी। आप हमसे कल दोपहर 2 बजे हमारे घर पर मिल सकते हैं। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पता बताया। रोहन, लेकिन अकेले आना, बिना वकीलों के, बिना गार्ड के, सिर्फ आप। अगर आप सचमुच इसे ठीक करना चाहते हैं तो मैं वहां रहूंगा। मैं वादा करता हूं। आपने कल रात भी यही कहा था। रोहन ने बिना क्रूरता के, केवल ईमानदारी के साथ जवाब दिया। उम्मीद है कि यह वादा आप निभाएंगे। और उसने फोन काट दिया। प्रिया अपने बेटे को गर्व और दहशत के मिश्रण से देख रही थी। तुमने अभी क्या किया? मैंने उसे एक मौका दिया। रोहन ने बस इतना जवाब दिया जैसा पिताजी ने मुझे सिखाया, हर कोई दूसरे मौके का हकदार है। दिया उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। क्या आपको पता है कि यह एक जाल हो सकता है? कि वह रिकॉर्डिंग कर रहा हो, आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सबूत ढूंढ रहा हो सकता है, प्रिया ने स्वीकार किया। लेकिन अगर हम उसे सही काम करने का मौका नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह बदल सकता है? उस रात राजीव के कार्यालय में, राजीव अपने कार्यालय के कार्यकारी बाथरूम के आईने में अपना प्रतिबिंब देख रहा था। उसने स्नान किया था, दाढ़ी बनाई थी, साफ कपड़े पहने थे, लेकिन जो आदमी उसे वापस देख रहा था वह अभी भी एक अजनबी जैसा लग रहा था। आलोक ने दस्तावेज तैयार कर लिए थे। 5 करोड़ रुपए का एक प्रमाणित चेक रद्द करना असंभव, कानूनी बाध्यकारी। क्या तुम निश्चित हो? उसके वकील ने पूछा था। नहीं, लेकिन मैं वैसे भी करूंगा। अब अकेला। राजीव ने अपने बटुए से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसकी माँ 30 साल पहले, थकी हुई लेकिन गर्व से मुस्कुराती हुई। पृष्ठभूमि में धुंधली एक पियानो दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दो माँ, उसने तस्वीर से फुसफुसाया। मैं वह सब भूल गया जो तुमने मुझे सिखाया था, लेकिन मैं याद रखने की कोशिश करूंगा, भले ही बहुत देर हो चुकी हो। उसके फोन ने एक अनुशंसित वीडियो दिखाया। शीर्षक था, क्रूर अपमान के बाद प्रतिभाशाली बच्चा पियानो बजाता है, दुनिया भर की प्रतिक्रिया। उसने उसे खोला। यह रोहन का वीडियो देखते हुए लोगों की प्रतिक्रियाओं का एक संकलन था। लोग बसों में अपने फोन पर उसे देखते हुए रो रहे थे। एशिया में एक दादी उसे देख रही थी और अपनी भाषा में कुछ कह रही थी, जबकि आंसू बह रहे थे। यूरोप में संगीत छात्रों का एक समूह ताली बजा रहा था। कुल 30 मिलियन से अधिक व्यूज। 30 मिलियन लोग जिन्होंने रोहन को बजाते हुए देखा था और जिन्होंने राजीव खन्ना को क्रूर होते हुए देखा था। वह नहीं बदल सकता था जो उसने किया था। वह उन 30 मिलियन गवाहों को मिटा नहीं सकता था। लेकिन शायद, बस शायद वह यह साबित कर सकता था कि सबसे खराब गलतियां भी मुक्ति पा सकती हैं, यदि वह कोशिश करने के लिए पर्याप्त बहादुर था, यदि उसके अंदर अभी भी कुछ मानवीय बचा था जिसे बचाने लायक था। कल दोपहर 2 बजे उसे पता चल जाएगा। सभी को पता चल जाएगा, क्योंकि कैमरों और इंटरनेट के युग में कोई रहस्य नहीं होते, कोई बचने का रास्ता नहीं होता, बस फैसले होते हैं और उनके परिणाम सत्य की कठोर रोशनी में हमेशा के लिए जीते रहते हैं। राजीव ने अपनी मां की तस्वीर वापस अपने बटुए में रख ली। 5 करोड़ रुपए के प्रमाणित चेक के साथ, और 25 सालों में पहली बार उसने प्रार्थना की, मदद या दया के लिए नहीं, बस सही काम करने के साहस के लिए। भले ही सही काम यह स्वीकार करना था
कि वह गहराई से, अक्षम्य रूप से गलत था। दोपहर के 2 बजे बहुत जल्दी आ गए। प्रिया ने उस सुबह 3 बार अपार्टमेंट साफ किया था, इसलिए नहीं कि वह सचमुच गंदा था, बल्कि इसलिए कि उसे घबराहट शांत करने के लिए अपने हाथों से कुछ करने की जरूरत थी। संजय पुराने सोफे से देख रहे थे। उस दिन विशेष रूप से तीव्र दर्द के कारण ज्यादा मदद करने में असमर्थ थे। प्रिय, यह अब बिल्कुल सही है, उन्होंने धीरे से कहा। सफाई करना बंद करो। और अगर वह वकीलों के साथ आता है, भले ही रोहन ने उसे मना किया था, और अगर यह एक जाल है, प्रिया ने कपड़ा रख दिया, उसके हाथ कांप रहे थे, और अगर ऐसा हुआ तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। संजय ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने उसे पकड़कर उसके बगल में बैठ गई। हमेशा की तरह रोहन अपने छोटे से कमरे में अपने पिता के पुराने कीबोर्ड के बगल में फर्श पर बैठा था। यह एक सस्ता सेकंड हैंड कैसियो था, जिसकी कुंजियां चिपक जाती थीं और आवाजें बेसुरी थीं, लेकिन यह उसका था। उसने एक कुंजी दबाई, फिर दूसरी, तारों का गीत बजाना शुरू किया, वही जो उसने स्टेनवे पर बजाया था, लेकिन यहां यह अलग लग रहा था, अधिक विनम्र, अधिक ईमानदार किसी तरह। संजय ने कमरे से सुना, तुरंत आंसू आने लगे। उसने यह टुकड़ा 11 साल पहले रचा था, जिस रात रोहन का जन्म हुआ था। अस्पताल की असहज कुर्सी पर बैठे हुए, अपने नवजात बेटे को अपनी बाहों में सुलाए हुए, नोट्स एक उपहार की तरह उसके दिमाग में आए थे। एक दिन उसने बच्चे से फुसफुसाया था, तुम इसे मुझसे बेहतर बजाओगे और दुनिया तुम्हें सुनेगी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी या इतने दर्दनाक तरीके से सच होगा। प्रिया ने अपने पति के आंसू देखे। क्या तुम ठीक हो? बस याद कर रहा हूं। संजय ने अपनी आंखें पोंछीं। जब मैं अभी भी बिना हर हरकत को दर्दनाक हुए बजा सकता था। वह कठिनाई से उठा, अपनी छड़ी पर भारी सहारा लेते हुए। वह रोहन के कमरे की ओर चला। हर कदम एक दृश्य प्रयास था। उसके बेटे ने उसे चिंता से भरी उन गहरी आंखों से देखा। पिताजी, बजाना जारी रखो। संजय संकीर्ण बेड पर बैठ गया। प्लीज, रोहन ने जारी रखा। संजय ने आंखें बंद कर लीं, संगीत को खुद को भरने दिया, और उस पल में उसके अंदर कुछ टूट गया, सबसे जरूरी तरीके से। वह आगे झुका। उसका शरीर सालों से रोके हुए सिसकियों से हिल रहा था, सिर्फ शारीरिक दर्द के लिए नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए जो उसने खो दी थी। उसका करियर, उसकी गतिशीलता, एक कीबोर्ड के सामने बैठकर बिना हर नोट को इतना महंगा हुए रचना करने की क्षमता। रोहन ने तुरंत बजाना बंद कर दिया, अपने पिता की ओर अलार्म से मुड़ते हुए। पिताजी, क्या आपको दर्द हो रहा है? मैं मां को बुलाता हूं। नहीं बेटे, संजय ने उसे अपने सीने से लगाया। यह उस तरह का दर्द नहीं है। तो यह क्या है? यह मेरे बेटे को वह बजाते हुए देखने का दर्द है, जो मैं अब नहीं बजा सकता, और एक ही समय में सबसे खूबसूरत और सबसे दुखद चीज होना। रोहन अपने पिता से और कसकर चिपक गया। मुझे माफ करना, मुझे नहीं बजाना चाहिए था। अगर आपको बुरा लगा। नहीं, संजय ने अपने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लिया। कभी नहीं, मेरे लिए बजाना कभी मत छोड़ो। तुम अब मेरा संगीत हो। हर नोट जो तुम बजाते हो वह ऐसा है जैसे मैं उसे बजा रहा हूं, समझे? लेकिन आप फिर से बजा सकते हैं। रोहन ने उस बच्चों की आशा के साथ जोर दिया जो सीमाएं नहीं जानता। अगर मिस्टर राजीव भुगतान करते हैं तो आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि सही सर्जरी से। मुझे पता है। संजय ने अपने बेटे के माथे को चूमा। मुझे पता है, और शायद ऐसा होगा या शायद नहीं, लेकिन मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज जीत ली है। क्या? तुम्हारे पास तुम हो, और मैंने पूरी दुनिया को यह पहचानते हुए देखा कि मैं हमेशा से जानता था कि मेरा बेटा असाधारण है। प्रिया दरवाजे पर दिखाई दी, अपने आंसू पोंछते हुए। उसने सब कुछ सुना था। वह गले लगने में शामिल हो गई। तीनों ने प्यार का वह घेरा बनाया जो उनके सभी मुश्किल सालों में उनका शरण स्थल रहा था। घंटी बजी, सब जम गए। 2 बज गए हैं, प्रिया ने फुसफुसाया। वह आ गया। संजय ने दरवाजा खोला। राजीव खन्ना जीर्ण शीर्ण इमारत के संकीर्ण गलियारे में खड़े थे, कैजुअल कपड़ों में, जीन्स और साधारण शर्ट, उस सत्ता के सूट के बिना जिसे वह आमतौर पर कवच के रूप में पहनते थे। वह किसी तरह छोटे, कमजोर लग रहे थे, और वह अकेले थे, बिना अंगरक्षकों के, बिना वकीलों के, बिना किसी के। श्रीमान संजय, उन्होंने थोड़ी कांपती आवाज में कहा, मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। संजय ने उन्हें लंबे समय तक देखा। वह आंखों के नीचे काले घेरे, बिना शेव की दाढ़ी, उनके कंधों पर शर्म का वजन देख सकते थे। यह कॉन्टिनेंटल होटल का अहंकारी व्यक्ति नहीं था। सिल्वा का अपार्टमेंट छोटा था, बैठक और रसोई घर संयुक्त, 2 छोटे कमरे, 1 बाथरूम। राजीव के व्यक्तिगत कार्यालय के अंदर जितना जगह थी। दीवारों पर सीलन थी, छत पर रिसाव के निशान थे। फर्नीचर सेकंड या थर्ड हैंड था, लेकिन यह साफ था। दीवारों पर सस्ते फ्रेम में पारिवारिक तस्वीरें थीं।
एक संरक्षण के डिब्बे में ताजे फूल थे जिसे फूलदान में बदल दिया गया था। हर कोने में प्यार था जिसे पैसा नहीं खरीद सकता था। राजीव कमरे के बीच में खड़ा रहा, खुद को एक घुसपैठिया महसूस कर रहा था। प्रिया रसोई से निकली, रोहन उसके पीछे था। बच्चा उसे बिना किसी डर के देख रहा था, लेकिन न ही गर्मजोशी से, बस उम्मीद से। कृपया बैठें। प्रिया ने सोफे की ओर इशारा किया। वह मेहमाननवाज नहीं लग रही थी, वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रही थी जो एक असहज कर्तव्य निभा रहा हो। राजीव बैठ गया। सोफा उसके वजन से चरमराया, पुराने स्प्रिंग विरोध कर रहे थे। उसने चारों ओर देखा, अपने जीवन में पहली बार सचमुच गरीबी का घर देखा। फिल्मों की स्टाइल वाली गरीबी नहीं, बल्कि वास्तविक, जो विवरणों में दिखती है। टेप से ठीक किया हुआ कीबोर्ड, दरवाजे के बगल में घिसे हुए तलवों वाले जूते, छत से बूंदे पकड़ने वाला फर्श पर रखा बर्तन। मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, उसने आखिरकार स्वीकार किया। आप अपना वादा पूरा करके शुरू कर सकते हैं, संजय ने बिना किसी शत्रुता के, बस सीधी ईमानदारी के साथ कहा। राजीव ने सिर हिलाया, अपनी जैकेट से एक मोटा लिफाफा निकाला, उसे खरोंच वाली सेंटर टेबल पर रख दिया जो उनकी दुनियाओं को अलग करती थी। 5 करोड़ रुपए, प्रमाणित चेक, रद्द करना असंभव, कानूनी और बाध्यकारी। उसकी आवाज नीरस थी, जैसे तथ्य बता रहा हो। मेरे वकील ने सब कुछ तैयार कर लिया है, आप किसी भी बैंक से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। लिफाफा लेने के लिए कोई नहीं हिला। खामोशी भारी और असहज रूप से फैल गई। बस इतना ही? प्रिया ने अंततः पूछा। आप यहां आते हैं, एक चेक छोड़ते हैं और बस? नहीं। राजीव ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा कहना है जो मुझे 2 रातों पहले कहना चाहिए था। शर्त से पहले, अपमान से पहले, इससे पहले कि एक 11 साल का बच्चा मुझे कुछ ऐसा सिखाता जिसे मैं पूरी तरह भूल चुका था। वह आगे झुका, हाथों को जोड़कर सीधे रोहन की ओर देखते हुए। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत गहरा ईमानदारी से अफसोस है, शर्त हारने के लिए नहीं। मैं उसका हकदार था। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम अदृश्य हो, जैसे तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कपड़ों या तुम्हारे परिवार के पैसे पर निर्भर करता हो। मुझे तुम्हारी गरिमा को एक तमाशा बनाने के लिए माफ कर दो। रोहन ने जवाब नहीं दिया, बस देख रहा था। मेरी माँ, राजीव ने जारी रखा। उसकी आवाज टूट रही थी। घरों में साफ सफाई करती थी, बिल्कुल आपकी तरह, श्रीमती प्रिया। वह घुटनों के बल काम करती थी ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। उसने मुझे पियानो की कक्षाएं दी जब हमारे पास मुश्किल से खाने के लिए पैसे थे। उसने अपने बटुए से एक पुरानी, मुड़ी हुई और घिसी हुई तस्वीर निकाली। उसने उसे दिखाया। यह एक महिला थी जिसने सफाई का एप्रन पहना हुआ था, थकी हुई लेकिन गर्व से मुस्कुराती हुई। पीछे धुंधला एक सीधा पियानो था। मैं 10 साल तक पियानो बजाता रहा। मैं अच्छा था, रोहन जैसा नहीं। मुझे कभी वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं मिला, लेकिन मैं सक्षम था। मेरी माँ मुझे संगीत महाविद्यालयों, थिएटरों में बजाते हुए देखने का सपना देखती थी। क्या हुआ? रोहन ने धीरे से पूछा। मुझे एहसास हुआ कि पियानो वादक पर्याप्त पैसा नहीं कमाते, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया, बिजनेस की पढ़ाई की, एक साम्राज्य बनाया। राजीव ने कांपते हाथों से तस्वीर वापस रख दी और रास्ते में कहीं मैं भूल गया कि मैं कौन था। मैं भूल गया कि मैं कहां से आया था। मैं भूल गया कि मैं कभी सफाई कर्मचारी का बेटा था, न कि वह मालिक जो उन्हें तिरस्कार करता है। क्या आपकी मां जानती हैं कि आपने क्या किया? प्रिया ने पूछा। वह 5 साल पहले मर गईं, लेकिन अगर वह जीवित होती तो? राजीव वाक्य पूरा नहीं कर पाए। वह टूट जाती, शर्मिंदा होती, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था कि हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है, और मैंने उस पाठ पर थूक दिया। संजय कठिनाई से उठे, अपने कमरे की ओर गए और कुछ लेकर लौटे। यह एक पुराना फोटो एल्बम था। उन्होंने उसे खोला और राजीव को 11 साल पुरानी एक तस्वीर दिखाई। संजय एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक पेशेवर कीबोर्ड के सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। यह मैं था, उन्होंने बस इतना कहा। दुर्घटना से पहले मैं विज्ञापनों, टीवी धारावाहिकों, एल्बमों के लिए रिकॉर्ड करता था। मैं प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन मैं अपने संगीत से जीविका कमाता था। मैं खुश था। उन्होंने एक और पृष्ठ पलटा। संजय अस्पताल के बिस्तर पर, पैर पर प्लास्टर, रीढ़ की हड्डी स्थिर। अंतर क्रूर था। जिस ड्राइवर ने मुझे टक्कर मारी थी उसने कभी भुगतान नहीं किया, उसके पास बीमा नहीं था, वह भाग गया। चिकित्सा खर्चों ने हमें तोड़ दिया, लेकिन वह सबसे बुरा नहीं था। संजय ने एल्बम बंद कर दिया। सबसे बुरा वह क्षमता खो देना था जो मैं सबसे अच्छी तरह कर सकता था। आप मुझे यह क्यों दिखा रहे हैं? राजीव ने पूछा। क्योंकि आपके पास एक मौका है जो मुझे नहीं मिला। आप संगीत में वापस आ सकते हैं, कभी देर नहीं होती। मैं नहीं कर सकता, मेरा शरीर मुझे इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन आपको बस यह याद रखने की जरूरत है कि आप क्यों बजाना पसंद करते थे।
राजीव ने अपने हाथों की ओर देखा, हाथ जिन्होंने 25 सालों में पियानो नहीं बजाया था, हाथ जिन्होंने करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन हाथी दांत की कुंजियों का वजन भूल गए थे। मैं आपकी दयालुता का हकदार नहीं हूं, उसने टूटी आवाज में कहा। नहीं, प्रिया सहमत हुई, लेकिन आप उसे वैसे भी प्राप्त कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं क्यों, राजीव? उसने सिर हिलाया। क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे कल रात एक महत्वपूर्ण बात सिखाई। जब मैंने उससे पूछा कि उसने आपकी क्रूर शर्त क्यों स्वीकार की, तो उसने कहा, क्योंकि शायद साहब को कुछ महत्वपूर्ण सीखने की जरूरत है और शायद मैं ही वह हूं जो उन्हें सिखा सकता हूं। प्रिया राजीव के सामने बैठ गई। एक 11 साल के बच्चे में उस हॉल में मौजूद सभी वयस्कों, मुझे भी, से ज्यादा समझ थी। रोहन अपनी मां के बगल में बैठ गया। मैं आपसे नफरत नहीं करता मिस्टर राजीव, आपने जो किया उससे मुझे दुख हुआ, मुझे डर लगा, लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि नफरत केवल उसे नुकसान पहुंचाती है जो इसे महसूस करता है। इसलिए मैंने आपसे नफरत न करने का चुनाव किया। राजीव ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया। सिसकियां उसके शरीर को हिला रही थीं। ये हेरफेर या प्रदर्शन के आंसू नहीं थे, यह किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक दर्द था जो उस राक्षस का सामना कर रहा था जो वह बन गया था। कैसे? वह सिसकियों के बीच पूछने में सफल रहा। आप मुझे जो मैंने किया उसके बाद कैसे माफ कर सकते हैं? हमने यह नहीं कहा कि हमने माफ कर दिया, संजय ने धीरे से स्पष्ट किया। हमने कहा कि हमने नफरत न करने का चुनाव किया। माफ करने में समय लगता है। विश्वास शब्दों या पैसे से नहीं, बल्कि कार्यों से फिर से बनाया जाता है। राजीव ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मैं समझ गया। मैं पैसे के अलावा और क्या कर सकता हूं? मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? रोहन ने अपने माता पिता से निगाहें मिलाईं। उनके बीच कुछ बिना कहे संवाद हुआ। वह पारिवारिक भाषा जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक चीज है जो आप कर सकते हैं, रोहन ने अंततः कहा। कुछ भी। पियानो फिर से बजाना शुरू करें। राजीव ने भ्रमित होकर पलकें झपकाईं। क्या? आपने पैसे के लिए संगीत छोड़ दिया, लेकिन पैसे ने आपको खुश नहीं किया, है ना? इसने आपको क्रूर बना दिया। रोहन उठा और अपने कमरे में रखे पुराने कीबोर्ड की ओर चला। वह उसे कमरे में ले आया और मेज पर रख दिया। कुछ बजाओ, कुछ भी। हमारे लिए नहीं, अपने लिए। मैंने 25 सालों में नहीं बजाया है, तो अब समय आ गया है। राजीव ने सस्ते टेप से ठीक किए हुए कीबोर्ड की ओर देखा। अपने इवेंट के स्टेनवे की तुलना में दयनीय, लेकिन उसमें कुछ ईमानदार था, कुछ वास्तविक। मुझे नहीं पता कि मुझे याद है या नहीं, उंगलियों को याद है, संजय ने धीरे से कहा। संगीत हड्डियों में रहता है, यह वास्तव में कभी नहीं भुलाया जाता। कांपते हाथों से राजीव ने अपनी उंगलियां कुंजियों पर रखीं। मध्यम सा दबाया। वही नोट जो रोहन ने कॉन्टिनेंटल होटल में बजाया था। आवाज बेसुरी थी, कुंजी चिपक रही थी, लेकिन यह संगीत था। उसने कुछ सरल बजाना शुरू किया, एक बुनियादी स्केल, फिर एक कॉर्ड, फिर दूसरा। उसकी उंगलियां दशकों की भुला दी गई यादों को ढूंढ रही थीं। और तभी एक राग उभरा, शुरुआत में अटपटा, गलतियों से भरा, लेकिन पहचानने योग्य। यह बीथोवन का फुर एलिस था, पहली चीज जो उसने एक बच्चे के रूप में सीखी थी। प्रिया ने आश्चर्य से अपना मुंह ढंक लिया। संजय ने आंखें बंद कर लीं, संगीत को खुद को भरने दिया। रोहन उस व्यक्ति को देख रहा था जिसने उसे अपमानित किया था, जो कुछ अलग में बदल रहा था। राजीव ने 2 मिनट तक बजाया। जब वह समाप्त हुए तो उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मुझे इसकी कमी खल रही थी, उसने फुसफुसाया। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसकी कितनी कमी खल रही थी। ओह, इसीलिए आपने सब कुछ गलत किया, रोहन ने उस बच्चों की स्पष्टता के साथ कहा जो सीधे सच्चाई को काटती है। क्योंकि आप भूल गए थे कि आपको क्या पसंद था, और जब आप भूल जाते हैं कि आपको क्या पसंद है तो आप बुरे बन जाते हैं। राजीव ने बच्चे की ओर देखा। यह असाधारण बच्चा जिसने उसके अहंकार को नष्ट कर दिया था और अब उसे मुक्ति की पेशकश कर रहा था, और वह जानता था कि वह सही था। मैं कुछ और करना चाहता हूं, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। पैसे के अलावा मैं रोहन जैसे बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम बनाना चाहता हूं, बिना संसाधनों वाले परिवारों से, लेकिन प्रतिभा के साथ। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय जहां रोहन पढ़ाई करता है, उसके पास और अदृश्य बच्चों को ढूंढने और उन्हें अवसर देने के लिए धन हो। क्यों? प्रिया अभी भी संशयवादी होकर पूछ रही थी। क्योंकि रोहन जैसा हर बच्चा जिसे दुनिया नजरअंदाज करती है, वह एक अपराध है, और मैंने उस अपराध को सालों तक बिना एहसास के किया है। राजीव उठ खड़ा हुआ। मैं जो नुकसान कर चुका हूं उसे पूर्ववत नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि दूसरे इसे न करें। संजय ने अपना हाथ बढ़ाया। तो हम मिलकर काम करते हैं। आप पैसे लगाते हैं, हम उस दुनिया में रहने का ज्ञान लगाते हैं। हम मिलकर अगले रोहन को ढूंढते हैं। राजीव ने दिया हुआ हाथ पकड़ा। दशकों में यह पहली बार था जब उसने किसी से बराबरी के आधार पर हाथ मिलाया था। अधीनस्थ
या बिजनेस पार्टनर के रूप में नहीं। एक शर्त है, रोहन ने जोड़ा। क्या? कि आप भी राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय में मेरे साथ पियानो की कक्षाएं लें। राजीव हंस से। एक वास्तविक हंसी, कॉन्टिनेंटल होटल की क्रूर हंसी नहीं। मेरी उम्र 48 साल है, मैं सबसे पुराना छात्र होऊंगा। प्रोफेसर विक्रमजीत सिंह कहते हैं कि संगीत की कोई उम्र नहीं होती, उसमें केवल सच्चाई होती है। रोहन मुस्कुराया, पहली वास्तविक मुस्कान जो उसने राजीव को दी थी। इसके अलावा मुझे किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है। दूसरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आप मेरा अभ्यास हो सकते हैं। यह टिप्पणी इतनी बच्चों जैसी, इतनी ईमानदार, इतनी द्वेष से मुक्त, राजीव में कुछ अंतिम तोड़ गई। वह रोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके स्तर पर आ गया। मैं इसका हकदार नहीं हूं, उसने बस इतना कहा। मैं तुम्हारी क्षमा या तुम्हारी दयालुता का हकदार नहीं हूं। शायद नहीं। रोहन सहमत हुआ, लेकिन आपको यह वैसे भी मिलेगा, क्योंकि अच्छे लोग यही करते हैं और मैं एक अच्छा इंसान बनना चुनता हूं, भले ही दुनिया हमेशा मेरे साथ ऐसा न हो। राजीव ने बच्चे को गले लगाया और रोहन ने एक पल के संदेह के बाद उसे वापस गले लगाया। प्रिया और संजय अपने आंसू बेरोकटोक बहते हुए देख रहे थे। यह फिल्म का एक आदर्श खुशहाल अंत नहीं था, यह कुछ और जटिल और अधिक वास्तविक था। यह कुछ नया की शुरुआत थी। मुक्ति खरीदी नहीं गई थी, बल्कि कमाई गई थी। दूसरे मौके मांगे नहीं गए थे, बल्कि दिए गए थे। जब राजीव अंततः चले गए, छात्रवृत्ति कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए अगले सप्ताह वापस आने की योजना के साथ सिल्वा परिवार अपने पुराने सोफे पर एक साथ बैठ गया। 5 करोड़ रुपए के चेक वाला लिफाफा मेज पर पड़ा रहा, अभी भी नहीं खोला गया। क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में बदल गया? प्रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, संजय ने स्वीकार किया। समय बताएगा, लेकिन हमने उसे मौका दिया। क्या हमने सही किया? रोहन ने पूछा। हाँ मेरे बेटे, प्रिया ने उसे गले लगाया। दयालुता चुनना हमेशा सही होता है, भले ही वह मुश्किल हो, भले ही वह दर्द दे। रोहन ने सिर हिलाया, अपनी 11 साल की उम्र से अधिक बूढ़ा महसूस करते हुए। उसने 2 दिनों में वह सीखा था जो कुछ लोग पूरी जिंदगी में कभी नहीं सीखते, कि गरिमा खरीदी नहीं जाती, कि क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, कि दूसरे मौके लोगों को इसलिए नहीं दिए जाते क्योंकि वे इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि हम सभी को यह विश्वास करने की जरूरत है कि बदलाव संभव है। और कभी कभी सबसे खूबसूरत संगीत सबसे महंगे उपकरणों से नहीं, बल्कि सबसे ईमानदार दिलों से आता है। टेप से ठीक किया हुआ कीबोर्ड अभी भी मेज पर था, सब कुछ का मूक गवाह। उसकी चिपकने वाली कुंजियों और बेसुरी आवाजों ने एक दोपहर में किसी भी स्टेनवे से ज्यादा काम किया था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को याद दिलाया था कि वह कौन था, इससे पहले कि वह खुद को भूल जाता, और सिल्वा परिवार ने पाया कि वह किसी भी राशि से अधिक मूल्यवान था। हालांकि 5 करोड़ रुपए निश्चित रूप से मदद करेंगे। खबर सोशल मीडिया पर राजीव के घर पहुंचने से पहले ही फैल गई। किसी ने, एक पड़ोसी ने फोन और बहुत अधिक समय के साथ रिकॉर्ड किया था जब राजीव सिल्वा के भवन में प्रवेश कर रहे थे। वीडियो में करोड़पति व्यवसायी को कैजुअल कपड़ों में एक मोटा लिफाफा लिए हुए, पुरानी दीवारों और टूटी हुई सीढ़ियों वाली एक जीर्ण शीर्ण इमारत में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। एक्सक्लूसिव। राजीव खन्ना ने उस बच्चे से मुलाकात की जिसे उन्होंने अपमानित किया था। क्या उन्होंने 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया? वीडियो को 3 घंटों में 2 मिलियन व्यूज मिले थे। टिप्पणियां एक युद्ध का मैदान थीं। यकीन है कि वह वकीलों के साथ उन्हें धमकाने या कम पैसे में उनकी चुप्पी खरीदने गया होगा। उस आदमी का दिल नहीं है, उसे बस मुकदमों का डर है। मुझे उम्मीद है कि परिवार कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। वह सड़ने का हकदार है, लेकिन कुछ और भी थे। कम से कम उसमें जाने की हिम्मत तो थी। शायद लोग बदल सकते हैं। मैं विश्वास करना चाहता हूं कि मुक्ति संभव है। दिया ने अपने नए अपार्टमेंट से वीडियो देखा। उसने रिकॉर्ड समय में एक नैतिक परामर्श फर्म में नौकरी ढूंढ ली थी। राजीव से उसका सार्वजनिक इस्तीफा उसका सबसे अच्छा परिचय पत्र बन गया था। उसने तुरंत प्रिया को फोन किया। क्या वे ठीक हैं? क्या वह अकेला आया था जैसा उसने वादा किया था? वह अकेला आया था। प्रिया ने पुष्टि की। उसकी आवाज थकी हुई लेकिन राहत भरी लग रही थी, और उसने 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रमाणित चेक। दिया ने वह सांस छोड़ी जो उसे नहीं पता था कि वह रोक रही थी। भगवान का शुक्र है। और बातचीत कैसी थी? जटिल, दर्दनाक, लेकिन वास्तविक। प्रिया रुकी। दिया, मुझे लगता है कि वह वास्तव में बदलना चाहता है। क्या तुम उस पर विश्वास करती हो? मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन हमने उसे यह साबित करने का मौका दिया। फोन रखने के बाद दिया ने अपना लैपटॉप खोला। उसके पास एक दस्तावेज था जिसे वह पूरे सप्ताह लिख रही थी। राजीव खन्ना के लिए काम करने के 5 साल का एक विस्तृत बयान। अच्छी बातें, बुरी बातें, भयानक बातें, बिना संपादित पूरी सच्चाई। मूल रूप से उसने इसे सुरक्षा के रूप में लिखा था, सबूत के रूप में अगर राजीव सिल्वा परिवार को नष्ट करने की कोशिश करता। लेकिन अब
अब उसे नहीं पता था कि इसका क्या करना है। अगर उसने इसे प्रकाशित किया तो दुनिया राजीव के हर क्रूर पहलू को देखेगी जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने दस्तावेजित किया था जो वहां मौजूद था। यह उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था बिना किसी पुनर्प्राप्ति की संभावना के। लेकिन अगर उसने इसे प्रकाशित नहीं किया और राजीव वही अहंकारी आदमी बन गया तो उसने दूसरों को उससे बचाने का अपना अवसर खो दिया होगा। उसकी उंगली अपने निजी ब्लॉग पर प्रकाशित करें बटन पर तैर रही थी। वह 1 सप्ताह इंतजार करेगी। अगर राजीव वास्तव में बदल गया तो दस्तावेज निजी रहेगा, अगर नहीं तो दुनिया सब कुछ जान जाएगी। राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय में डॉ. विक्रमजीत सिंह ने अपने निदेशक मंडल के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। संगीत महाविद्यालय का कॉन्फ्रेंस हॉल सुरुचिपूर्ण लेकिन संयमित था। दीवारों पर गहरे लकड़ी के पैनल थे। सोने के फ्रेम में महान संगीतकारों की तस्वीरें लगी हुई थीं। सज्जनों, डॉ. विक्रमजीत सिंह ने अपनी टैबलेट मेज पर रखी और रोहन के बजाते हुए वीडियो दिखाया। यह बच्चा अगले सप्ताह हमारे साथ कक्षाएं शुरू करेगा और आपको कुछ समझने की जरूरत है। वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, वह एक घटना है। बोर्ड के 5 अनुभवी संगीतकार प्रत्येक दशकों के अनुभव के साथ वीडियो को अनगिनत बार देखा। कोई भी उसे देखकर नहीं थका। रोहन की भावनात्मक शुद्धता एक लत थी। हमें पहले से ही मीडिया से 50 अनुरोध मिले हैं जो बच्चे का इंटरव्यू करना चाहते हैं, प्रोफेसर रमानी, जनसंपर्क निदेशक, ने कहा। यूनिविजन, टेलीमुंडो, CNN स्पेनिश, सभी संगीत महाविद्यालय में पहला इंटरव्यू चाहते हैं। नहीं, डॉ. विक्रमजीत सिंह स्पष्ट थे। रोहन एक मीडिया सर्कस नहीं है, वह एक छात्र है। उसे सीखने, बढ़ने, बच्चा बने रहने के लिए जगह चाहिए। लेकिन डॉ. विक्रमजीत सिंह, प्रोफेसर गुप्ता ने धीरे से हस्तक्षेप किया, प्रदर्शन से बड़े पैमाने पर दान आ सकता है। हमें पहले से ही 3 बड़े फाउंडेशनों से अपने पूरे कार्यक्रम को वित्तपोषित करने की पेशकश मिली है। अगर रोहन एक दृश्य चेहरा है तो हम दान पाने के लिए एक 11 साल के बच्चे को नहीं बेचेंगे। मैं उसे बेचने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। गुप्ता आगे झुके। मैं कह रहा हूं कि उसकी कहानी सैकड़ों अन्य बच्चों की मदद कर सकती है। अगर हम इसे सही तरीके से गरिमा के साथ करते हैं तो रोहन यह दिखाने का राजदूत बन सकता है कि प्रतिभा हर जगह मौजूद है। डॉ. विक्रमजीत सिंह ने इस पर विचार किया। गुप्ता सिद्धांत रूप में सही थे, लेकिन एक बाल विलक्षण से मीडिया उत्पाद बनने का मार्ग नष्ट हुए बचपन की लाशों से भरा था। मैं परिवार से बात करूंगा। उन्होंने अंततः निर्णय लिया। उनकी पूरी मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा। और अगर रोहन किसी भी इंटरव्यू के लिए ना कहता है तो जवाब ना है, समझे? सभी ने सिर हिलाया। कुछ और है? प्रोफेसर रमानी ने आधिकारिक कागज पर छपा एक पत्र निकाला। हमें यह आज सुबह मिला है। यह राजीव खन्ना की ओर से है। इस नाम से सभी तनाव में आ गए। डॉ. विक्रमजीत सिंह ने जोर से पढ़ा। प्रिय प्रोफेसर विक्रमजीत सिंह, मैं बिना संसाधनों वाले परिवारों के छात्रों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति के लिए प्रति वर्ष 2.5 करोड़ रुपए का एक स्थायी कोष स्थापित करना चाहता हूं। यह कोष मेरी मां श्रीमती सरला खन्ना के नाम पर होगा, जिन्होंने मेरी संगीत शिक्षा को वित्तपोषित करने के लिए घरों में साफ सफाई की थी, जिसे मैंने बाद में छोड़ दिया था। यह उनकी स्मृति का सम्मान करने का मेरा प्रयास है, दूसरों के बच्चों के लिए वह करके जो उन्होंने मेरे लिए किया था। इसके अलावा मैं आपके शुरुआती पियानो कार्यक्रम में एक वयस्क छात्र के रूप में औपचारिक रूप से प्रवेश का अनुरोध करता हूं। 2 साल की पूरी फीस का चेक संलग्न है। सादर, राजीव खन्ना। हॉल में पूरी खामोशी। यह सच है? गुप्ता ने अविश्वास में पूछा। चेक वास्तविक है, हमने इसकी पुष्टि कर ली है। 2.5 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। रमानी ने डॉ. विक्रमजीत सिंह की ओर देखा। हम क्या करते हैं? हम पैसे स्वीकार करते हैं। डॉ. विक्रमजीत सिंह ने निर्णय लिया। लेकिन राजीव खन्ना रोहन से अलग कक्षाओं में पढ़ाई करेंगे, कम से कम शुरुआत में। हमें यह देखने की जरूरत है कि यह वास्तविक है या मीडिया ड्रामा। सिल्वा के घर में 3 दिन बाद रोहन चेक जमा करने के बाद से ठीक से सो नहीं पाया था। 5 करोड़ रुपए इतनी बड़ी संख्या थी कि उसका बच्चों का दिमाग इसे पूरी तरह से संसाधित नहीं कर पा रहा था। उसकी मां बैंक में लगातार 2 घंटे रोई थी जब मैनेजर ने पुष्टि की थी कि पैसा वास्तविक और उपलब्ध था। हम एक घर खरीद सकते हैं, प्रिया ने टूटी आवाज में फुसफुसाया था। एक असली घर, बिना टपकती छत के, सबके लिए कमरों के साथ, एक छोटे बगीचे के साथ और पिताजी की सर्जरी भी। रोहन ने अपने आंसू अपनी मां के आंसुओं में मिलाते हुए जोड़ा था। लेकिन अब सुबह 3 बजे अपने बिस्तर पर बैठे रोहन को सीने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यह ठीक दुख नहीं था, यह कुछ और जटिल था, डर। और अगर पैसे ने उन्हें बदल दिया और अगर उसका परिवार राजीव जैसा बन गया, यह भूलकर कि वे कहां से आए थे, यह भूलकर कि वास्तव में क्या मायने रखता था,
वह उठा और कमरे में चला गया जहां संजय सोफे पर सो रहे थे, क्योंकि उस रात बेड पर उनकी पीठ में बहुत दर्द था। उसके पिता धीरे से खर्राटे ले रहे थे। छड़ी फर्नीचर के हाथ पर टिकी हुई थी। रोहन उनके बगल में फर्श पर बैठ गया। सोते हुए अपने पिता के चेहरे को देखता रहा। दर्द की रेखाएं जो आमतौर पर उनके माथे पर रहती थीं, वे नरम पड़ गई थीं। सोते हुए भी संजय कुछ दिन पहले की तुलना में छोटे लग रहे थे। आशा ऐसा ही करती है, वह साल छीन लेती है। तुम सो नहीं पाए बेटे। संजय ने अपनी आंखें खोली, दर्द को न जगाने के लिए सावधानी से हिलते हुए। मुझे डर लग रहा है पिताजी। किस बात का? कि पैसे हमें बदल देंगे, कि हम बुरे बन जाएंगे जैसे मिस्टर राजीव पहले थे। संजय सावधानी से बैठ गए, सोफे पर अपने बगल में जगह थपथपाते हुए। रोहन उनके बगल में चढ़ गया और उनसे सट गया। मेरी बात ध्यान से सुनो, संजय ने उस शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जिसका वह महत्वपूर्ण पाठों के लिए इस्तेमाल करते थे। पैसा लोगों को नहीं बदलता, यह सिर्फ उन्हें बढ़ाता है जो वे पहले से हैं। अगर तुम अच्छे हो तो पैसा तुम्हें अच्छा करने के और अवसर देता है। अगर तुम बुरे हो तो यह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की और शक्ति देता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या हैं? अब हमें देखो, हमारे पास 5 करोड़ रुपए हैं। हमने सबसे पहले क्या किया? रोहन ने सोचा, माँ एक घर खरीदना चाहती है ताकि हम आरामदायक रहें, और फिर मेरी सर्जरी ताकि आपको दर्द न हो, और फिर आपने पड़ोस के परिवार को 1 लाख रुपए दान किए क्योंकि अंकल सुरेश ने अपनी नौकरी खो दी थी और उनके 3 छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल। संजय ने अपने बेटे के सिर को चूमा। हम यही हैं, ऐसे लोग जो जब पाते हैं तो साझा करते हैं। पैसे ने इसे नहीं बदला, इसने बस हमें ऐसा करने की क्षमता दी। लेकिन अगर मैं एक दिन भूल गया और अगर मैं मिस्टर राजीव जैसा बन गया तो तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें याद दिलाएंगे, जैसे रोहन ने राजीव को याद दिलाया। इसलिए परिवार मायने रखता है। हम खुद को जमीन से जोड़े रखते हैं। रोहन खामोश रहा, संसाधित करते हुए। फिर उसने कुछ पूछा जो उसके दिमाग में घूम रहा था। पिताजी, क्या आपको लगता है कि मिस्टर राजीव सचमुच बदल सकते हैं? संजय ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता बेटे, वास्तव में बदलना सबसे मुश्किल कामों में से एक है जो एक वयस्क कर सकता है, खासकर वह व्यक्ति जो इतने लंबे समय से एक ही तरीके से रहा हो। लेकिन क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है। मुश्किल लेकिन संभव। संजय ने रोहन को अपनी बाहों में समायोजित किया। क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या उम्मीद मिली? क्या? जब उन्होंने हमारे घर में पियानो बजाया, जब उनकी उंगलियों ने 25 साल बाद उन कुंजियों को ढूंढ लिया, तो मैंने उनके चेहरे पर कुछ देखा। दर्द, नुकसान, व्यर्थ गए सभी समय का पछतावा। वह वास्तविक है, उसे नकली नहीं किया जा सकता। तो क्या हम उसे एक और मौका देते हैं? हम उसे कार्यों से यह साबित करने का मौका देते हैं। शब्द आसान होते हैं, कार्यों की कीमत होती है। वहीं हम देखेंगे कि वह वास्तव में कौन है। संतियाना कॉर्पोरेट कार्यालय। 1 सप्ताह बाद राजीव ने अपने सभी कर्मचारियों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई। न केवल अधिकारियों के साथ बल्कि सभी के साथ। सफाई कर्मचारी, सुरक्षा, कैंटीन, रखरखाव। 400 लोग कंपनी के मुख्य सभागार में ठूंसकर भरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है। अफवाहें उड़ रही थीं। वह बड़े पैमाने पर छंटनी करने जा रहा है, वह कंपनी बेचने जा रहा है, वह इस्तीफा देने जा रहा है। आलोक, उनके वकील और अब सबसे करीबी दोस्त, चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पहली पंक्ति में बैठे थे। उन्होंने इस भाषण को एक साथ तैयार किया था, इसे 5 बार फिर से लिखा था, जब तक कि ये कॉर्पोरेट के बजाय ईमानदार नहीं लग रहा था। राजीव मंच पर चढ़े। वहां कोई ऊंचा मंच नहीं था जैसा वह आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। उन्होंने उसे हटाने के लिए कहा था। वह सभी के साथ एक ही स्तर पर रहना चाहते थे। आने के लिए धन्यवाद, उन्होंने अपने माइक्रोफोन द्वारा प्रवर्धित लेकिन अभी भी थोड़ी कांपती आवाज में शुरू किया। मुझे पता है कि अफवाहें फैली हैं, इसलिए मैं सीधा बात करूंगा। सभागार ने सामूहिक रूप से सांस रोकी। 2 सप्ताह पहले मैंने सार्वजनिक रूप से एक 11 साल के बच्चे को अपमानित किया था। मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अदृश्य हो, जैसे उसका मूल्य उसके बैंक खाते या उसके कपड़ों पर निर्भर करता हो, और आप में से कई ने मुझे ऐसा करते देखा। असहज फुसफुसाहट ने जगह भर दी। लेकिन वह मेरा एकमात्र अपराध नहीं था, वह सिर्फ सबसे सार्वजनिक था। राजीव ने एक मुद्रित सूची निकाली। पिछले 5 सालों में मैंने 32 कर्मचारियों को ईमेल द्वारा बर्खास्त किया, बिना आमने सामने की बातचीत के, उनके सालों की सेवा को पहचाने बिना। बस एक ठंडा ईमेल यह बताते हुए कि वे अब आवश्यक नहीं थे। दर्शकों में कई लोग तनाव में आ गए, खोए हुए सहयोगियों को याद करते हुए। मैंने परिवारों वाले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से इनकार किया, जबकि मैंने अपनी तीसरी लग्जरी कार खरीदी। मैंने साल के अंत के बोनस को रोक दिया, जिसे उन्होंने वैध रूप से जीता था, क्योंकि इससे मुनाफे पर असर पड़ता था। मैंने सफाई कर्मचारी, सुरक्षा
और कैंटीन कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे अदृश्य फर्नीचर हों जब तक कि वे गलतियां न करते। राजीव ने हिम्मत बटोरते हुए अपनी निगाहें नीचे की। मेरी माँ घरों में साफ सफाई करती थी, आप में से कुछ की तरह। उन्होंने घुटनों के बल काम किया ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं, और मैंने उस त्याग पर थूक दिया। उनके जैसे लोगों के साथ तिरस्कार से व्यवहार करते हुए कई चेहरों पर आंसू आने लगे, राजीव के प्रति सहानुभूति के नहीं बल्कि अपने अनुभवों की दर्दनाक पहचान के। मैं यहां माफी मांगने के लिए नहीं हूं, मैं इसका हकदार नहीं हूं। राजीव ने ऊपर देखा, सीधे उस सेक्शन की ओर देखते हुए जहां सफाई कर्मचारी बैठे थे। मैं यहां ठोस बदलाव करने के लिए हूं, तुरंत प्रभावी। उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर एक प्रस्तुति प्रोजेक्ट की। 1. सभी निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए 25% वेतन वृद्धि, सफाई, सुरक्षा, रखरखाव, कैंटीन इस महीने से प्रभावी। सभागार में आश्चर्य से सन्नाटा छा गया। 2. सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए पूर्ण चिकित्सा बीमा, कोई भुगतान नहीं, कोई अपवाद नहीं। फुसफुसाहट और तेज हो गई। 3. कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा कोष, किसी भी कर्मचारी के किसी भी बच्चे के लिए पूर्ण स्कूल छात्रवृत्ति जिसे इसकी आवश्यकता हो। तीसरी पंक्ति में 3 स्कूली बच्चों वाली एक सफाई कर्मचारी महिला खुलकर रोने लगी। 4. अन्यायपूर्ण तरीके से बर्खास्त किए गए 32 कर्मचारियों को औपचारिक माफी के साथ बहाल करना। अगर वे वापस नहीं आना चाहते हैं और मैं इसे समझूंगा, 2 साल के वेतन का पूर्ण मुआवजा। सभागार में शोर मच गया। अभी तालियां नहीं बजी, बल्कि सदमा ऊंची आवाज में संसाधित हो रहा था। इसमें सालाना लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह मुनाफे को प्रभावित करेगा। निवेशक खुश नहीं होंगे। राजीव शोर के बीच बोले, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने एक 11 साल के बच्चे से कुछ सीखा है जिसे मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए था। लोग मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब तालियां बजने लगीं। शुरुआत में डरी हुई, अविश्वासी, फिर तेज, फिर गड़गड़ाहट। राजीव ने चुप रहने का इशारा करते हुए हाथ ऊपर उठाए। लेकिन मुझे कुछ और महत्वपूर्ण कहना है। कमरा शांत हो गया। अगर आप में से कोई मुझे पहले जैसा आदमी व्यवहार करते हुए देखता है, किसी के साथ तिरस्कार से पेश आते हुए, क्रूर होते हुए या भूलते हुए कि मैं कहां से आया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे सीधे बताएं, प्रतिशोध के डर के बिना। वास्तव में उन्होंने एक कार्ड निकाला। यह एक गुमनाम ईमेल नंबर है जिसकी बाहरी मानव संसाधन द्वारा निगरानी की जाती है। मेरे या किसी भी कार्यकारी द्वारा किसी भी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करें और वास्तविक परिणाम होंगे। अब खामोशी अलग थी। यह इस बात का गहरा प्रसंस्करण था कि यह वास्तविक था या नाटक। मुझे पता है कि शब्द आसान होते हैं, राजीव ने जारी रखा। मुझे पता है कि मैंने आपका विश्वास खो दिया है और मुझे इसे सालों तक, दिनों तक नहीं, बल्कि कार्यों से जीतना होगा। लेकिन यह मेरी सार्वजनिक प्रतिबद्धता है, और अगर मैं असफल होता हूं तो आपको मुझे बिल्कुल वह याद दिलाने की मेरी अनुमति है जो मैंने बनने का वादा किया था। वह मंच से नीचे उतरे और सीधे उस सफाई कर्मचारी महिला की ओर चले जो रो रही थी। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। आपका नाम क्या है मैडम? मीना। वह सिसकियों के बीच कहने में सफल रही। मीना, आप यहाँ कितने समय से काम कर रही हैं? 7 साल। और इन 7 सालों में क्या मैंने कभी आपको धन्यवाद कहा? उसने सिर हिलाया। तो मुझे अब कहने दें। इस जगह को साफ रखने के लिए धन्यवाद, जल्दी आने और देर से जाने के लिए, आवश्यक काम करने के लिए जिसे मैंने अदृश्य माना, धन्यवाद। मीना ने अपने चेहरे को ढंक लिया और जोर से रोने लगी। राजीव उठ खड़ा हुआ और पूरे सभागार की ओर मुड़ा। और यह आप सभी के लिए है। इस कंपनी को चलाने के लिए धन्यवाद। भले ही मालिक एक बेवकूफ था जिसने आपको महत्व नहीं दिया। जो हंसी आई वह कैथारसिस थी, मुक्तिदायक थी। संतियाना कॉरपोरेट के इतिहास में पहली बार मालिक ने खुद को एक इंसान और अपूर्ण के रूप में पहचाना था। बैठक के बाद राजीव घंटों तक कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करते रहे, कहानियां सुनते रहे, उन नामों को सीखते रहे जिन्हें उन्हें सालों पहले जानना चाहिए था। एक कैंटीन महिला ने उसे रोका। श्री खन्ना, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? कृपया। अब क्यों? इतने सालों बाद क्यों? राजीव ने सावधानी से अपना जवाब सोचा। क्योंकि एक बच्चे ने मुझे दिखाया कि मैं क्या बन गया था, और मुझे वह नफरत थी जो मैंने देखा। मैं भयानक होने के सालों को पूर्ववत नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब से अलग होने की कोशिश कर सकता हूं। और अगर लोग आप पर विश्वास नहीं करते हैं तो मुझे हर दिन यह साबित करना होगा, जब तक वे विश्वास न करें या जब तक मैं मरते दम तक कोशिश न करूं। महिला ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर सिर हिलाया। मेरा बेटा संगीतकार है, अच्छा संगीतकार है, लेकिन संगीत महाविद्यालय की फीस भरने के लिए घरों में साफ सफाई का काम करता था। जब वह फीस नहीं भर पाया तो उसने छोड़ दिया। उसका नाम क्या है? राजेश मंडल।
राजीव ने नाम लिख लिया। उसे बताओ कि तुम्हारी कंपनी का छात्रवृत्ति कोष अब वयस्क छात्रों को भी कवर करता है। अगर वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है तो हम यहाँ हैं। महिला की आंखें आंसुओं से भर गईं। आप यह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका बेटा मैं 25 साल पहले था और किसी को मुझे संगीत छोड़ने से रोकने में मदद करनी चाहिए थी। शायद उसके लिए देर नहीं हुई है। मीना ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, एक नंबर डायल किया, इंतजार किया। राजेश बेटे, क्या तुम बैठे हो? मेरे पास खबर है। राजीव ने देखा जब वह समझा रही थी, उसकी आवाज बार बार टूट रही थी। दूसरी तरफ वह पुरुष की आवाज को अविश्वास में, फिर शुद्ध भावना में ऊपर उठते हुए सुन सकता था। वह आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहना चाहता है। मीना ने फोन बढ़ाया। राजीव ने उसे लिया। राजेश, श्री खन्ना। दूसरी तरफ की आवाज कांप रही थी। आप नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। मैंने 3 साल पहले संगीत महाविद्यालय छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा, कि मैंने अपना एकमात्र मौका खो दिया था। कोई भी अपना एकमात्र मौका नहीं खोता है अगर कोई दूसरा देने को तैयार हो। राजीव ने जवाब दिया। इस सप्ताह प्रोफेसर विक्रमजीत सिंह से बात करें। मेरा नाम बताएं। आपकी फीस अगले 3 साल के लिए कवर है। खामोशी। फिर दूसरी तरफ से सिसकियां। क्यों? आप मुझे जानते भी नहीं हैं। क्योंकि एक 11 साल के बच्चे ने मुझे दूसरा मौका दिया जब मैं इसका हकदार नहीं था, और मैंने सीखा कि दूसरे मौके प्रसारित होने चाहिए। तुम्हें अपना मिल गया है, किसी दिन किसी और को दो। मैं वादा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। जब राजीव ने फोन वापस किया तो मीना ने उसे गले लगाया। यह योजनाबद्ध नहीं था, यह कॉर्पोरेट नियमों के अनुसार उचित नहीं था, यह बस मानवीय था। धन्यवाद, उसने उसके कंधे पर फुसफुसाते हुए कहा, यह याद दिलाने के लिए कि उसकी भी एक मां थी जिसने सब कुछ बलिदान कर दिया था। राजीव ने उसे वापस गले लगाया और कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। दूसरे इंसान। जब वह दूर हटी तो दर्जनों अन्य कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। प्रत्येक की एक कहानी थी, प्रत्येक का एक नाम था, प्रत्येक के सपने थे जिन्हें राजीव ने कभी जानने की जहमत नहीं उठाई थी। उस रात कार्यालय में आधी रात के बाद तक काम चला। राजीव ने बीमार बच्चों की कहानियां सुनी जिन्हें इलाज की जरूरत थी, बुजुर्ग माता पिता की जिन्हें चिकित्सा देखभाल नहीं मिल रही थी, आर्थिक आवश्यकता के कारण रोक दिए गए शैक्षिक सपनों की। और हर कहानी के साथ वह नाम लिखता था, वादे करता था। राजनेताओं के खोखले वादे नहीं, बल्कि वास्तविक संसाधनों द्वारा समर्थित ठोस प्रतिबद्धताएं। आलोक एक कोने से आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। यह वह राजीव खन्ना नहीं थे जिसे वह 20 सालों से जानते थे। यह कोई पूरी तरह से अलग व्यक्ति था, या शायद वह वही था जो उसे हमेशा से होना चाहिए था। आखिरकार उस अहंकार के कवच से मुक्त जो उसने इतने लंबे समय तक पहना था। उस रात राजीव के अपार्टमेंट में राजीव अपने खाली पेंट हाउस में थके हुए लेकिन कुछ अलग महसूस करते हुए पहुंचे। किसी तरह हल्का महसूस करते हुए, जैसे उसने एक वजन उठा रखा था जिसे वह आखिरकार छोड़ पाया था। उसके फोन ने रोहन का संदेश दिखाया। मैंने आपकी बैठक का वीडियो देखा, 3 मिलियन व्यूज। मेरी मां रोई। उसने कहा कि आपकी मां को गर्व होता। राजीव ने जवाब दिया, धन्यवाद रोहन, मुझे वह सिखाने के लिए जो मैं भूल गया था। अगले सप्ताह राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय में मिलते हैं। क्या आप सचमुच कक्षाएं लेंगे? सचमुच, मुझे बहुत कुछ वापस पाना है। हम कभी कभी साथ में अभ्यास कर सकते हैं अगर आप चाहें। राजीव ने उन शब्दों को देखा। वह बच्चा उस आदमी को दोस्ती की पेशकश कर रहा था जिसने उसे अपमानित किया था, और वह पूर्ण निश्चितता के साथ जानता था कि उसने सही निर्णय लिया था। मुझे बहुत पसंद आएगा। वह उठा, अपने लिविंग रूम में सजावट के लिए रखे ग्रैंड पियानो, एक स्टेनवे, की ओर चला जिसे वह कभी नहीं बजाता था, बस प्रदर्शित करता था। उसने बेंच से धूल हटाई, बैठ गया, अपनी उंगलियां कुंजियों पर रखीं और बजाना शुरू किया। पूरी तरह से नहीं, गलतियों के साथ, भूली हुई कुंजियों और अनियमित लय के साथ, लेकिन कुछ ऐसा जो 25 सालों से गायब था। आत्मा। और शहर में कहीं एक छोटे से अपार्टमेंट में जिसकी छत जल्द ही ठीक हो जाएगी, रोहन अपने पिता को वही पुराना कीबोर्ड बजाते हुए मुस्कुरा रहा था, यह जानते हुए कि उसने कम से कम एक जीवन को बदलने में मदद की थी। शायद वह पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता था, लेकिन वह एक बार में एक दिल बदल सकता था, और कभी कभी इतना ही काफी होता था। रोहन का राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय में पहला दिन हल्की बारिश और ग्रे आसमान के साथ आया। प्रिया ने उसके लिए उसकी नई वर्दी तैयार की थी, काली पैंट, सफेद शर्ट, राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय के प्रतीक के साथ कढ़ाई वाला स्वेटर। रोहन ने छोटे बाथरूम के आईने में खुद को देखा, खुद को पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहा था। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो बेटे। प्रिया ने तीसरी बार अपनी टाई ठीक की,
उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, बिल्कुल एक सज्जन की तरह। मुझे अजीब लग रहा है, रोहन ने स्वीकार किया। और अगर दूसरे बच्चे मुझे स्वीकार नहीं करते, वे सभी अमीर परिवारों से आते हैं। मैं अकेला हूं, अकेला जिसने एक स्टेनवे बजाया और लाखों लोगों को रुलाया। संजय ने दरवाजे से बात काटी, अपनी छड़ी के सहारे। तुम अकेले हो जिसने एक करोड़पति को विनम्रता सिखाई। यह तुम्हें उन तरीकों से खास बनाता है जिन्हें पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन चिंता पूरी तरह से गायब नहीं हुई। दिया ने जिस टैक्सी का भुगतान करने पर जोर दिया था, वह उन्हें शहर से होते हुए ले गई। रोहन खिड़की से देख रहा था कि उसका गरीब मोहल्ला धीरे धीरे साफ सड़कों, अधिक सुरुचिपूर्ण इमारतों, अधिक घने पेड़ों में बदल रहा था। राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय एक ऐतिहासिक हवेली थी जिसे स्कूल में बदल दिया गया था। पुरानी पत्थर की दीवारें, पूरी तरह से बनाए गए बगीचे, आंगन के केंद्र में पानी का फव्वारा। यह वैसी जगह थी जिसे रोहन ने केवल फिल्मों में देखा था। शुभ प्रभात, सिल्वा परिवार। डॉ. विक्रमजीत सिंह ने प्रवेश द्वार पर व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। रोहन, अपने पहले दिन के लिए तैयार हो? मुझे लगता है कि हाँ। अच्छा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वह उन्हें प्रसिद्ध संगीतकारों की तस्वीरों से सजी गलियारों से होते हुए एक अभ्यास कक्ष तक ले गए। अंदर एक पियानो था, न तो एक सस्ता कीबोर्ड और न ही एक पुराना पियानो, बल्कि एक पेशेवर ग्रैंड पियानो जो खिड़कियों से आने वाली प्राकृतिक रोशनी में चमक रहा था। यह तुम्हारा असाइन किया गया उपकरण है, डॉ. विक्रमजीत सिंह ने समझाया। यहां तुम्हारी पढ़ाई के दौरान तुम्हारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए। रोहन धीरे धीरे पास गया। उसे छूने से लगभग डर रहा था। क्या मैं कर सकता हूं? यह तुम्हारा है, आगे बढ़ो। रोहन ने एक कुंजी दबाई। आवाज एकदम सही, स्पष्ट, गूंजती हुई, जीवन से भरपूर थी। उसके घर के टेप से ठीक किए हुए कीबोर्ड जैसी बिल्कुल नहीं, हालांकि उस कीबोर्ड का हमेशा उसके दिल में एक खास जगह रहेगी। प्रोफेसर, प्रिया ने कांपती आवाज में पूछा, ऐसे पियानो की कीमत कितनी होती है? उसकी चिंता मत करो, सब कुछ कवर है, डॉ. विक्रमजीत सिंह मुस्कुराए। रोहन के पास ऐसे परोपकारी हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने जो नहीं बताया वह यह था कि राजीव ने संगीत महाविद्यालय को 5 समान पियानो दान किए थे, एक रोहन के लिए और 4 अन्य भविष्य के कम आय वाले छात्रों के लिए। उनकी मां सरला खन्ना का नाम प्रत्येक पर एक प्लेट पर सावधानी से अंकित था। 2 सप्ताह बाद केंद्रीय अस्पताल। संजय प्री ऑपरेटिव में थे। वही हल्के नीले गाउन पहने हुए थे जो सभी मरीज पहनते थे। प्रिया उनका हाथ इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि रक्त संचार कट सकता था। सब ठीक हो जाएगा, वह एक मंत्र की तरह दोहरा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह नियमित है। मुझे पता है। संजय ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन डर स्पष्ट था। उन्होंने इस सर्जरी का 3 साल से इंतजार किया था। अब जब यह आखिरकार संभव था तो कुछ गलत होने का डर लकवाग्रस्त कर रहा था। रोहन बेड के दूसरी तरफ बैठा था, अभी भी अपनी राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय की वर्दी में। उसे प्रोफेसर की विशेष अनुमति से कक्षाएं छोड़ने की अनुमति मिली थी। पिताजी, रोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, जब आप जागेंगे तो आपको अब दर्द नहीं होगा। आप फिर से पियानो बजा पाएंगे। आप मां के साथ नाच पाएंगे जैसे पुरानी तस्वीरों में। और अगर सर्जरी काम नहीं करती है तो हम नाचने का कोई और तरीका निकालेंगे, क्योंकि हम परिवार हैं और परिवार तरीके ढूंढते हैं। रोहन ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा। लेकिन यह काम करेगा, मुझे पता है। नर्स अंदर आई। श्रीमान संजय, समय हो गया है। अंतिम चीज जो संजय ने देखी इससे पहले कि ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद होते, वह रोहन था, जो अपनी उंगलियों से विजय का संकेत दे रहा था। उसका बेटा, उसके लड़ने का कारण। सर्जरी 4 घंटे चली। प्रिया इंतजारगाह में इधर उधर चलती रही जब तक उसके पैरों में दर्द न हो गया। रोहन ने संगीत की शीट पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नोट्स उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे, कोई अर्थ नहीं बना रहे थे। दिया 2 घंटे बाद कॉफी और भोजन लेकर पहुंची, जिसे उन दोनों में से किसी ने नहीं छुआ। राजीव ने हर 30 मिनट में अपडेट पूछते हुए संदेश भेजा। जब सर्जन अंततः बाहर आए, अभी भी अपनी सर्जिकल टोपी पहने हुए, प्रिया उनकी ओर दौड़ी। वह कैसा है? क्या यह काम किया? ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर थके हुए मुस्कुराए। हमने 2 क्षतिग्रस्त कशेरुकाओं की मरम्मत की, संपीड़ित नसों को मुक्त किया, रीढ़ की हड्डी को स्थिर किया। उन्हें कई महीनों तक फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होगी, लेकिन पूर्ण ठीक होने की संभावना बहुत अच्छी है। प्रिया वहीं अस्पताल के गलियारे में घुटनों के बल गिर पड़ी। सिसकियां उसके शरीर को हिला रही थीं। दुख की नहीं, बल्कि इतनी गहरी राहत की कि दर्द हो रहा था। रोहन ने अपनी मां को गले लगाया। उसके अपने आंसू उसके आंसुओं में मिल गए। मैंने कहा था, मां, मैंने कहा था। 1 महीने बाद राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय। रोहन अपनी उन्नत पियानो कक्षा में था जब दरवाजा खुला।
डॉ विक्रमजीत सिंह अंदर आए और उनके पीछे कोई ऐसा था जिसे रोहन देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। राजीव खन्ना कैजुअल कपड़ों में संगीत की शीटों का एक ब्रीफकेस लिए हुए। शुभ प्रभात कक्षा। डॉ विक्रमजीत सिंह ने घोषणा की, हमारे वयस्क कार्यक्रम में एक नया छात्र शामिल हो रहा है। आप में से कुछ उसे खबरों से पहचान सकते हैं। फुसफुसाहट फैल गई। सभी कहानी जानते थे। वह क्रूर आदमी जो एक बच्चे द्वारा बदल दिया गया था, इस समय तक लगभग पौराणिक था। राजीव कक्षा के सामने खड़ा था, स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। नमस्ते, मैं राजीव हूँ। 25 साल पहले मैंने पियानो बजाया था, फिर मैंने गलत कारणों से उसे छोड़ दिया। मैं यहाँ यह याद करने के लिए हूँ कि मुझे वह क्यों पसंद था। क्या यह सच है कि आपने रोहन को अपमानित किया था? एक 13 साल की लड़की ने बिना किसी फिल्टर के पूछा। हाँ, यह सच है। मैंने कुछ अक्षम्य किया था और रोहन ने मुझे दूसरा मौका दिया जिसकी मैं हकदार नहीं था। राजीव ने सीधे रोहन की ओर देखा। मैं अभी भी उसके लायक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। रोहन उठ खड़ा हुआ। कमरे में खामोशी तनावपूर्ण थी। वह राजीव की ओर चला और अपना हाथ बढ़ाया। राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय में आपका स्वागत है, श्री राजीव। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ वह मिलेगा जो आपने खो दिया था। राजीव ने बच्चे का हाथ पकड़ा, उस हाव भाव का पूरा वजन महसूस करते हुए। यह सिर्फ स्वागत नहीं था, यह सार्वजनिक क्षमा थी। यह घोषणा थी कि लोग बदल सकते हैं। सेमेस्टर तीव्र गति से आगे बढ़ा। रोहन हर कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था, संगीत, सिद्धांत, इतिहास, रचना, लेकिन जहां वह वास्तव में चमकता था वह प्रदर्शन में था। जब वह बजाता था तो समय थम जाता था। प्रोफेसर गलियारों में सुनने के लिए रुक जाते थे। अन्य छात्र अभ्यास कक्षों में झांकते थे। राजीव दूसरी ओर संघर्ष कर रहा था। 25 सालों की उपेक्षा आसानी से ठीक नहीं हुई थी। उसकी उंगलियां कठोर थीं, उसकी संगीत की शीट पढ़ने की गति धीमी थी। एक से अधिक बार उसने हार मानने पर विचार किया, लेकिन तब उसे सिल्वा परिवार के घर में वह रात याद आती थी। टेप से ठीक किए हुए कीबोर्ड पर बजाते हुए कुछ ऐसा जिससे फिर से जुड़ते हुए जिसे वह भूल गया था कि उसे पसंद था, और वह कोशिश करता रहा। एक दोपहर, एक विशेष रूप से निराशाजनक कक्षा के बाद, जहां वह बीथोवन का एक बुनियादी टुकड़ा भी नहीं सीख पा रहा था, राजीव अभ्यास कक्ष में अकेला रह गया। गुस्से में कुंजियां बजा रहा था। आप गुस्से में बजा रहे हैं? रोहन की आवाज ने उसे चौंका दिया। बच्चा दरवाजे पर था। गुस्से वाला संगीत कभी अच्छा नहीं लगता। मैं बस नहीं कर सकता, राजीव ने निराशा में स्वीकार किया। आप सब इसे इतना आसान बना देते हैं। यह आसान नहीं है, हम बस ज्यादा अभ्यास करते हैं। रोहन अंदर आया और बेंच पर राजीव के बगल में बैठ गया। क्या मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं? कृपया। रोहन ने बीथोवन का वही टुकड़ा बजाया जिसे राजीव खराब कर रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह से बजाने के बजाय उसने उसे धीरे धीरे बजाया, हर नोट को बढ़ा चढ़ाकर, पैटर्न को स्पष्ट करते हुए। देखो, यह जटिल नहीं है, यह बस एक दोहराव वाला पैटर्न है। एक बार जब आप पैटर्न ढूंढ लेते हैं तो बाकी सब बहता है। राजीव ने फिर से कोशिश की, इस बार रोहन द्वारा दिखाए गए पैटर्न का पालन करते हुए। यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह बेहतर था, पहचानने योग्य रूप से बेहतर। आपने ऐसे पढ़ाना कैसे सीखा? राजीव ने पूछा। मेरे पिताजी मुझे ऐसे ही सिखाते थे जब वह अभी भी बजा सकते थे। रोहन मुस्कुराया। वह कहते थे कि संगीत एक भाषा की तरह है। एक बार जब आप व्याकरण समझ जाते हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। तुम्हारे पिताजी समझदार हैं, वह हैं, और अब वह फिर से बजा सकते हैं। रोहन की आंखें शुद्ध खुशी से चमक रही थीं। पिछली सप्ताह हमने सालों में पहली बार एक साथ बजाया। वह रो पड़ा, मैं भी। राजीव को आंसुओं का वही परिचित एहसास हुआ। मुझे उनके लिए खुशी है, आप सबके लिए। क्या आपको पता है कि सबसे अच्छी बात क्या थी? क्या? उन्होंने कहा कि भले ही उन्होंने सब कुछ खो दिया होता, नया घर, पैसा, सब कुछ, उस एक पल के लिए यह सब लायक होता, फिर से एक साथ बजाना। रोहन ने राजीव की ओर उन गहरी आंखों से देखा जो अप्राकृतिक ज्ञान से भरी थीं। इसलिए संगीत मायने रखता है। यह परफेक्ट या प्रसिद्ध या अमीर होने के बारे में नहीं है। यह खुद से, दूसरों से, किसी बड़ी चीज से जुड़ाव के बारे में है। राजीव ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम कब इतने समझदार हो गए? मैं समझदार नहीं हूं, मैं बस महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देता हूं। 3 महीने बाद संतियाना कॉर्पोरेट कार्यालय। दिया अपनी पुरानी इमारत में अपनी इस्तीफा देने के बाद पहली बार दाखिल हुई। उसके पास एक लैपटॉप और एक दृढ़ संकल्प था जिसे बनाने में समय लगा था। राजीव ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया, अपने कार्यकारी कार्यालय में नहीं बल्कि कैंटीन में, एक कोने की मेज पर बराबर के रूप में बैठे हुए। आने के लिए धन्यवाद, उसने बस इतना कहा। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। दिया ने अपना लैपटॉप खोला और उसे उसकी ओर घुमाया ताकि वह देख सके। मैंने इसे महीनों पहले लिखा था, तुम्हारे लिए काम करने के 5 साल का पूरा दस्तावेज। हर क्रूरता, हर अन्याय,
हर पल जहां तुमने मानवता पर शक्ति को चुना। राजीव ने चुपचाप पढ़ा। हर पैराग्राफ के साथ उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। सब कुछ एक साथ देखना विनाशकारी था। हर छोटा मोटा बुराई का कार्य एक राक्षस का चित्र बन गया था। क्या तुम इसे प्रकाशित करोगी? उसने पूछा जब वह समाप्त हुआ। यह मेरा तुमसे सवाल है। दिया ने लैपटॉप बंद कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? क्या? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सार्वजनिक रूप से यह याद दिलाने की जरूरत है कि तुम कौन थे ताकि तुम वह बने रहो जो तुम बनना चाहते हो, तो मैं इसे प्रकाशित करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने पहले ही सबक सीख लिया है और यह एक्सपोजर केवल अनावश्यक नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं इसे मिटा दूंगी। राजीव ने कैंटीन में चारों ओर देखा। मीना कॉफी परोस रही थी, ईमानदारी से मुस्कुराती हुई। महीनों पहले यह अकल्पनीय था। उसका बेटा राजेश राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय वापस आ गया था और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा था। सफाई कर्मचारी कैंटीन में आ जा रहे थे, वेतन के साथ छुट्टी ले रहे थे। कुछ ऐसा जिसे राजीव ने लागू किया था। इसे मिटा दो, उसने अंततः कहा। इसलिए नहीं कि मुझे प्रदर्शन का डर है, बल्कि इसलिए कि वह आदमी अब मौजूद नहीं है और उसे प्रकाशित करने से वह सिर्फ जीवित रहेगा। क्या तुम निश्चित हो? एक बार मिटाने के बाद कोई बैकअप नहीं है। मैं निश्चित हूं। राजीव ने उसे सीधे देखा। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुमने जो कुछ भी लिखा है वह सही है। मैं वह भयानक, क्रूर, खोया हुआ आदमी था, और अगर मैं कभी भी इसे भूलना शुरू करता हूं तो तुम्हारे पास मुझे ठीक ठीक याद दिलाने की मेरी अनुमति है कि मैंने क्या बनने का वादा किया था। दिया ने उसके चेहरे को लंबे समय तक देखा। हेरफेर या धोखे के कोई संकेत नहीं ढूंढ पाए। उसे केवल थकी हुई ईमानदारी मिली। ठीक है। उसने फिर से लैपटॉप खोला, फाइल पर नेविगेट किया और डिलीट दबाया। फिर उसने रिसाइकल बिन को खाली कर दिया। यह अब मौजूद नहीं है। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद मत दो। यह क्षमा नहीं है। यह सिर्फ यह पहचानना है कि लोग विकसित हो सकते हैं। दिया जाने के लिए खड़ी हुई, फिर रुक गई। राजीव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जरूर। क्या यह सब लायक है? यह सभी बदलाव, ये दान, क्या यह आपको पैसे और शक्ति से अधिक खुश करता है? राजीव ने जवाब देने से पहले सावधानी से सोचा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने कल क्या किया? क्या? मैंने 2 घंटे तक पियानो बजाया, सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बाध्यता से नहीं, बस संगीत के शुद्ध प्रेम के लिए। राजीव मुस्कुराया, एक वास्तविक मुस्कान, कॉर्पोरेट मास्क नहीं। मैंने 25 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया था, और उन 2 घंटों ने मुझे किसी भी करोड़ रुपए के अनुबंध से ज्यादा खुशी दी। तो हाँ, यह पूरी तरह से लायक है। दिया ने सिर हिलाया, उसके भाव में कुछ नरम पड़ गया। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है, सचमुच। जब वह चली गई तो राजीव कैंटीन में अपने कर्मचारियों को देखते हुए बैठा रहा, हंसते हुए, बात करते हुए, संसाधनों के बजाय इंसान होते हुए, और वह निश्चितता के साथ जानता था कि उसने सही निर्णय लिया था। 4 महीने बाद राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय का संगीत समारोह। राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय का सभागार खचाखच भरा हुआ था। परिवार, प्रोफेसर, मीडिया, सभी हर उपलब्ध सीट पर ठूंस कर भरे हुए थे। प्रिया और संजय पहली पंक्ति में थे। संजय 3 सालों में पहली बार बिना छड़ी के थे। फिजियोथेरेपी उम्मीद से बेहतर काम कर चुकी थी। वह चल सकते थे, हिल सकते थे, लगातार दर्द के बिना जी सकते थे। आधुनिक चिकित्सा का चमत्कार प्यार के चमत्कार के साथ मिलकर जिसने इसे वित्तपोषित किया था। क्या तुम उसके लिए घबराए हुए हो? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा जब वे शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हमेशा, संजय ने स्वीकार किया, लेकिन गर्व भी, अविश्वसनीय रूप से गर्व। डॉ. विक्रमजीत सिंह संगीत समारोह शुरू करने के लिए मंच पर आए। सभी को शुभ रात्रि। संगीत और विकास के इस उत्सव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज रात आप हमारे छात्रों को सुनेंगे। कुछ ने अपनी यात्रा अभी शुरू की है, कुछ इसमें पहले ही उन्नत हैं। प्रदर्शनों की परेड सुंदर थी। 8 साल के बच्चे मनमोहक एकाग्रता के साथ सरल टुकड़े बजाते हुए, प्रभावशाली तकनीक के साथ चोपिन का प्रदर्शन करते हुए किशोर, वापसी कार्यक्रम में वयस्क जुनून के साथ बजाते हुए जो किसी भी तकनीकी खामी की भरपाई करता था। जब राजीव की बारी आई तो वह स्पष्ट विनम्रता के साथ मंच पर चले। वह कॉन्टिनेंटल होटल का अहंकारी व्यवसायी नहीं था, वह बस 48 साल का एक आदमी था जो कुछ खोए हुए से फिर से जुड़ रहा था। उसने फुर एलिस बजाया, वही टुकड़ा जो उसने महीनों पहले सिल्वा के घर में बजाया था, लेकिन अब अभ्यास और समर्पण के साथ यह पूरा लग रहा था। परफेक्ट नहीं, उसकी उंगलियां कभी अभी भी हिचकिचाती थीं, लेकिन ईमानदार, सच्ची भावना से भरी हुई थी, जिसे दुनिया की सारी तकनीक भी नहीं बना सकती थी। जब वह समाप्त हुआ तो तालियां उदार थीं, इसलिए नहीं कि यह रात का सबसे अच्छा प्रदर्शन था, बल्कि इसलिए कि सभी उसकी कहानी जानते थे कि वह पल क्या दर्शाता था।
राजीव मंच से नीचे उतरे और दर्शकों में मीना के बगल में बैठ गए। उसने चुपचाप समर्थन में उसकी बांह थपथ पाई। उसका बेटा राजेश बाद में बजाएगा और राजीव उसके लिए खुद से ज्यादा घबराया हुआ था। अंत में डॉ. विक्रमजीत सिंह ने घोषणा की और हमारी शाम को समाप्त करने के लिए हमारे कार्यक्रम के सबसे युवा लेकिन शायद सबसे उल्लेखनीय छात्र रोहन सिल्वा अपने पिता संजय सिल्वा द्वारा रचित एक मौलिक टुकड़ा प्रस्तुत करेंगे। रोहन के दिखने से पहले ही सभागार में तालियां गड़गड़ाने लगीं। रोहन मंच पर चला, अभी भी अपनी राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय की वर्दी में, अभी भी 11 साल का, लेकिन रोशनी में किसी तरह अधिक परिपक्व लग रहा था। वह चमकते काले ग्रैंड पियानो के सामने बैठ गया, अपनी उंगलियां कुंजियों पर रखीं और बजाना शुरू किया। यह तारों का गीत था, वही जो उसने कॉन्टिनेंटल होटल में बजाया था, जिसने सब कुछ बदल दिया था। लेकिन संजय ने महीनों तक उसके साथ काम किया था, मूल टुकड़े का विस्तार किया था, जटिलता जोड़ी थी, परतें, गहराई। अब यह 7 मिनट की पूरी रचना थी। यह धीरे से शुरू हुई, लगभग शर्मीली, फिर आत्मविश्वास में, शक्ति में बढ़ी। इसमें ऐसे खंड थे जो संघर्ष, दर्द, नुकसान की बात करते थे, अन्य आशा, प्रेम, मुक्ति का गीत गाते थे। रोहन आंखें बंद करके बजा रहा था, संगीत में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसकी उंगलियां महीनों के अभ्यास से आने वाले आत्मविश्वास के साथ कुंजियों पर उड़ रही थीं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह आत्मा से आने वाली सच्चाई थी। संजय खुले तौर पर रो रहे थे, बिना किसी शर्म के। अपनी रचना को ऐसे बजाते हुए सुनना, अपने बेटे द्वारा बेहतर बनाया गया, ऐसी निपुणता के साथ प्रस्तुत किया गया जिसे उसने खुद कभी हासिल नहीं किया था। यह सुंदर दर्द था, यह नुकसान था जो सुंदरता में बदल गया था। प्रिया अपने पति का एक हाथ पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछ रही थी। राजीव अपनी सीट से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। यह वही संगीत था जिसने उसे महीनों पहले नष्ट और पुनर्निर्मित किया था, लेकिन अब यह सब कुछ के पूर्ण संदर्भ के साथ सुनना जो बाद में हुआ था, यह अलग तरह से प्रभाव डाल रहा था। यह इस बात का प्रमाण था कि टूटी हुई चीजों को ठीक किया जा सकता है, कि खोए हुए लोगों को ढूंढा जा सकता है, कि यह याद रखने में कभी देर नहीं होती कि आप वास्तव में कौन हैं। टुकड़े के चरम पर रोहन ने आंखें खोलीं, सीधे दर्शकों की ओर देखते हुए, अपने माता पिता की ओर नहीं, प्रोफेसरों की ओर नहीं, बल्कि कुछ बड़ी चीज की ओर, उन सभी की ओर जो सुन रहे थे। और उस पल में सभी समझ गए कि यह सिर्फ एक संगीत का टुकड़ा नहीं था, यह एक घोषणा थी। यह इस बात का जीवित प्रमाण था कि प्रतिभा की कोई सामाजिक वर्ग नहीं होती, कि गरिमा खरीदी नहीं जाती, कि क्षमा संभव है, कि बदलाव वास्तविक है। अंतिम नोट सभागार में एक कैथेड्रल की घंटी की तरह गूंजा। यह धीरे धीरे फीका पड़ गया। उसके बाद की खामोशी पवित्र थी। तभी तालियां गड़गड़ाने लगीं। यह शिष्ट नहीं था, यह गड़गड़ा रहा था। पूरा दर्शक वर्ग खड़ा होकर, कुछ रोते हुए, कुछ वाह वाह करते हुए, सभी ने जो देखा था उससे पूरी तरह से स्तब्ध थे। रोहन उठ खड़ा हुआ, झुककर दर्शकों में अपने पिता की ओर इशारा किया। संजय अपने पैरों पर बिना किसी मदद के खड़े हुए और रोहन मंच से सीधे उनके पास दौड़ा। वे गलियारे में गले मिले जबकि तालियां जारी थीं। पिता और बेटा, संगीतकार और कलाकार, प्रेम और संगीत और उन सभी चीजों से जुड़े हुए जो उन्होंने एक साथ जीवित रखी थीं। प्रिया गले लगने में शामिल हो गई। तीनों ने वह पारिवारिक घेरा बनाया जो हमेशा उनका शरण स्थल रहा था। राजीव अपनी सीट से अपने आंसू बैरोकटोक बहते हुए देख रहे थे। मीना ने देखा और उसे एक रुमाल दिया। क्या आप ठीक हैं श्री खन्ना? हाँ, राजीव आंसुओं के बीच मुस्कुराए। 25 सालों में पहली बार मैं वास्तव में ठीक हूं। उस रात राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय का फव्वारा। संगीत समारोह के बाद छात्र और परिवार राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय के बगीचे में जमा हुए। कॉफी, बिस्कुट, खुशगवार बातचीत हो रही थी। रात साफ थी, शहर की रोशनी के बावजूद तारे दिख रहे थे। रोहन फव्वारे के बगल में खड़ा था, चांदनी में पानी को देख रहा था। राजीव धीरे धीरे पास आया, बच्चे को भागने के लिए जगह देते हुए। यदि वह चाहता था, तुम आज रात अविश्वसनीय थे। उसने बस इतना कहा, धन्यवाद, आपने भी अच्छा बजाया। तुम्हारे जितना अच्छा नहीं, अभी नहीं, लेकिन आप बेहतर हो रहे हैं। रोहन ने राजीव की ओर उन आंखों से देखा जो हमेशा उन्हें वह दिखाती थीं, जो उन्हें दिखना चाहिए था। क्या आप अब खुश हैं श्री राजीव? क्या तुम्हें पता है रोहन, मुझे लगता है कि हाँ, और यह अजीब है क्योंकि मेरे पास पहले से कम पैसा है, कम शक्ति है, वह सब कुछ कम है जो मुझे लगा था कि मुझे खुश करेगा। लेकिन हाँ, मैं खुश हूं। अजीब क्यों है? क्योंकि मैंने दशकों तक गलत चीजों का पीछा किया और तुम 11 साल की उम्र में हर समय जानते थे कि क्या मायने रखता है। रोहन ने कंधे उचकाए। ये नहीं है कि मैं बुद्धिमान हूं, मुझे बस अच्छे शिक्षक मिले। मेरी माँ, मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे सिखाया और अब आपने मुझे सिखाया। तुमने अच्छा सीखा। राजीव धीरे से हंसे। मैं अभी भी सीख रहा हूं।
लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि मैं आखिरकार समझना शुरू कर रहा हूं। वे सहज चुप्पी में खड़े रहे, फव्वारे को देखते हुए। अंत में रोहन ने फिर से बात की। श्री राजीव, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? जरूर, मुझे आप पर गर्व है। राजीव को लगा जैसे उसके सीने में कुछ टूट गया हो। क्या? बहुत से लोग कहते हैं कि वे बदलना चाहते हैं, लेकिन आपने वास्तव में ऐसा किया, केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से, बलिदान से। यह मुश्किल है। रोहन ने उसे सीधे देखा। मेरे पिताजी कहते हैं कि सबसे बड़ा साहस कभी गिरना नहीं है, यह गिरने के बाद उठना है। आप बहुत नीचे गिर गए, लेकिन आप उठ खड़े हुए, यह बहादुर है। राजीव रोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसे परवाह नहीं थी कि उसका महंगा सूट गीली जमीन को छू रहा था। धन्यवाद रोहन, हर चीज के लिए, दूसरे मौके के लिए, धैर्य के लिए, मुझे यह याद दिलाने के लिए कि मैं खुद को भूलने से पहले कौन था। आपका स्वागत है। लेकिन मैंने यह सिर्फ आपके लिए नहीं किया, मैंने यह इसलिए किया क्योंकि दुनिया को यह विश्वास करने की जरूरत है कि लोग बदल सकते हैं। अगर कोई विश्वास नहीं करता तो कोई कोशिश नहीं करता, तो हम सब अपनी सबसे खराब संस्करणों में फंसे रहते हैं। रोहन मुस्कुराया। लेकिन आपने साबित किया कि यह संभव है और यह दूसरों को उम्मीद देता है। संजय और प्रिया पास आए, रोहन को घर ले जाने के लिए तैयार थे। क्या हमने बाधा डाली? प्रिया ने धीरे से पूछा। नहीं श्रीमती संजय, मैं बस रोहन को धन्यवाद दे रहा था। फिर से संजय ने अपना हाथ बढ़ाया, वह हाथ जो 3 सालों से पियानो बजाने में असमर्थ था और जो अब पूरी तरह से काम कर रहा था। राजीव, क्या आप किसी दिन रात के खाने पर आना चाहेंगे? दोस्तों के रूप में, करोड़पति और गरीब परिवार के रूप में नहीं, बस संगीतकारों के रूप में। राजीव ने मजबूती से हाथ मिलाया। मुझे बहुत पसंद आएगा, मुझे बहुत बहुत पसंद आएगा। जब सिल्वा परिवार चला गया तो राजीव थोड़ी देर बगीचे में रुके रहे। उन्होंने तारों भरे आसमान की ओर देखा और अपनी मां के बारे में सोचा कि उन्होंने उसे अवसर देने के लिए कितनी मेहनत की थी, कि उन्होंने उनके पाठों को भूलकर उन्हें कैसे निराश किया था। मुझे माफ कर दो मां, उन्होंने तारों से फुसफुसाया, लेकिन मैं आखिरकार बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। और यद्यपि उन्हें कोई मौखिक जवाब नहीं मिला, उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया जो उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद से महसूस नहीं किया था। शांति। रोहन का संगीत अभी भी उनकी स्मृति में गूंज रहा था। वह राग जो नुकसान और मुक्ति, अंधेरे और प्रकाश, गिरने और उठने की बात करता था, उनकी अपनी परिवर्तन की ध्वनि थी। और जब वह अपनी कार की ओर चले, एक दिखावटी मासेराती नहीं बल्कि कुछ अधिक मामूली। राजीव जानते थे कि यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती है, यह तो बस शुरुआत थी। सैकड़ों रोहन जैसे बच्चों की मदद करने वाले छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत, एक ऐसी कंपनी की शुरुआत जो मुनाफे से ज्यादा लोगों को महत्व देती थी, एक ऐसे आदमी की शुरुआत जो याद कर रहा था कि संगीत, कला, मानवीय जुड़ाव, ये ही वह चीजें थीं जो वास्तव में मायने रखती थीं। एक 11 साल के बच्चे ने नंगे पांव और 1.5 करोड़ रुपए के पियानो के साथ उसे अपने जीवन का सबसे महंगा और सबसे मूल्यवान सबक सिखाया था कि सच्ची सफलता पैसे से नहीं मापी जाती, यह छुए गए जीवन में, बदले हुए दिलों में, अराजकता के बीच बनाई गई सुंदरता के क्षणों में और हमेशा याद रखने की क्षमता में मापी जाती है कि आप कहां से आए हैं और वास्तव में कौन हैं जब बाकी सब कुछ छीन लिया जाता है। उस रात तारों के नीचे, जिन्होंने इतना दर्द देखा था और अब उपचार देख रहे थे, 2 कहानियों ने अपना निष्कर्ष पाया। एक बच्चा जिसने साबित किया था कि गरिमा अनमोल है और एक आदमी जिसने सीखा था कि खुद को खोजने में कभी देर नहीं होती। दोनों संगीत से जुड़े हुए, दोनों सच्चाई से बदल गए, दोनों इस बात का जीवित प्रमाण कि सबसे अच्छी कहानियां वे होती हैं जहां सभी, यहां तक कि खलनायकों को भी कुछ बेहतर बनने का अवसर मिलता है। और अंततः वह सब कुछ था जो कोई भी मांग सकता था। एक अवसर, जीवन की सिम्फनी में एक दूसरी नोट, कुछ खूबसूरत बजाने की एक संभावना।